बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 901 इसका परीक्षण करें। बैंग बैंग, हुआन फैंग की खिड़की फिर से खटखटाई गई, लेकिन इस बार ये सिर्फ वो आदमी नहीं था जिसने खटखटाया, बल्कि कोई और व्यक्ति था। मूल रूप से हुआन फैंग ने कार की खिड़की नीचे करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी ऊर्जा बाहर बर्बाद करने दी। हालांकि अब यह आदमी उसे एक परिचित एहसास देता है, लेकिन हुआन फैंग उसे जानते हैं, लेकिन उसमें हुआन फैंग को एक परिचित सांस महसूस होती है जो आम लोगों को नहीं मिल सकती। इसलिए हुआन फैंग ने फिर से खिड़की नीचे घुमाई और उस आदमी ने कहा, मिस्टर हुआन, हमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन गुरु आपको देखना चाहते हैं। क्या इतना अच्छा रवैया रखना बेहतर है? ये देखकर कि दूसरे पक्ष का रवैया पहले जैसा अहंकारी नहीं है, हुआन फैंग हंसते हैं और उतरने के लिए दरवाजा खोलते हैं। वास्तव में हुआन फैंग भी जानता है कि वो छिप नहीं सकता। अभी उसके न उतरने का कारण सिर्फ उस आदमी को सबक सिखाना है। अंततः उसे पेंगस से मिलने अवश्य जाना चाहिए। श्री हुआन, कृपया। उस आदमी ने हुआन फैंग को निमंत्रण का इशारा किया, लेकिन हुआन फैंग को अपने शरीर में जो सांस महसूस हुई वो अधिक स्पष्ट थी। इस व्यक्ति के पास भी है आंतरिक शक्ति। हुआन फैंग चुपचाप दूसरी तरफ चलता है और दूसरी तरफ की कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद रखता है और उसे इसकी परवाह नहीं होती कि दूसरा पक्ष उसे कहां ले जाएगा। हुआन फैंग बाद में पेन के परिवार से मिलने के बारे में सोच रहे हैं। जाहिर है, पेन के परिवार ने अपने और पेन चेनफू के बीच संघर्ष की जांच की है, जो तियानजून को पहले मिली खबर के अनुरूप है। हालांकि क्योंकि उनके हाथ में कोई सबूत नहीं है, अब वे केवल खुद पर संदेह कर रहे हैं। जब तक वे अपने पैर नहीं दिखाते, दूसरा पक्ष ये साबित नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद पेन चेनफू की हत्या की है। कार अंततः एक विला क्षेत्र में चली गई। ये कहना होगा कि पेंग अभी भी बहुत अमीर है और उनके पास बहुत सारा पैसा है। हालांकि वे केवल किंगशेंग प्रांत में काम करते हैं और लंबे समय तक नहीं रह सकते, फिर भी पेंग लोग रहने के लिए यहाँ एक विला खरीदते हैं। इस विला को देखकर हुआंग फैंग ने इसके बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि उन्हें एक घर खरीद लेना चाहिए। वो हमेशा किराए के मकान में रहता है। क्या बात क्या बात। इसके अलावा अगर मैंने एक घर खरीदा तो मुझे सुयुमो के साथ रहने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन यहाँ खेलने आए। रहने के लिए घर नहीं है। क्या वो किसी होटल में जा सकती है? जब हुआन फैंग सपना देख रहा था, कार रुक गई थी। हुआन फैंग अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ अंदर गया। विला के लिविंग रूम में एक अधेड़ उम्र का आदमी इंतजार कर रहा था। हुआन फैंग के आने के बाद वो आदमी हर समय हुआन फैंग को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो हुआन फैंग के पार देखना चाहता था। हालांकि हुआन फैंग बहुत शांत थे और बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने अन्य समय और स्थान में कई दृश्य देखे थे। वो ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी गति कैसे खो सकता है जिसके पास कुछ ही गति है? हुआन फैंग, ठीक है। आखिरकार उस आदमी ने दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ने का बीड़ा उठाया। इतना खराब भी नहीं। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप मुझे देखना चाहते हैं, है ना? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पेन चेनफू का पिता हूँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। लेकिन जब उसने पेन चेनफू के नाम के बारे में बात की तो उसकी आंखों में दुख और नाराजगी की झलक दिखी। जाहिर है, हालांकि काफी समय हो गया है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे की हत्या को जाने नहीं दिया है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। वास्तव में दूसरे पक्ष की पहचान का अनुमान लगाना कठिन नहीं था, नहीं यह उसकी अपेक्षा से परे था। मैंने किसी से कहा था कि इस बार तुम्हें यहाँ लाकर पूछूं कि तीसरी रात को तुम कहाँ थे? पेन के पिता ने आगे कहा। नंबर 3, हुआंग ने कहा। बहुत समय हो गया, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शाम को मैं आमतौर पर घर पर ही रहता हूँ। क्या आप निश्चित हैं कि आप उस दिन घर पर ही रहे थे? पेन चेनफू के पिता अभी भी हुआंग फैंग को घूर रहे हैं, मानो देख रहे हो कि हुआंग फैंग झूठ बोल रहा है या नहीं। ठीक है, क्या बात है? हुआंग फैंग ने पूछा। मैंने सुना है कि आपके और मेरे बेटे के बीच पहले कॉफी शॉप में झगड़ा हुआ था। पेन चेनफू के पिता ने हुआंग फैंग के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरा सवाल पूछना जारी रखा। इतना खराब भी नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। मैं नहीं। आपने अपने बेटे को कैसे पढ़ाया? सार्वजनिक रूप से। वो अन्य लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है। वे नहीं चाहते, वो उन्हें सीधे अपने साथ खींचना भी चाहता है। लड़की के दोस्त के रूप में वो एक दयालु व्यक्ति भी है। बेशक वो इस मामले पर अपनी आंखें नहीं मूंद सकता, इसलिए मैं आपके बेटे को थोड़ा सिखाने में मदद करूंगा। यह उसके लिए एक सबक है। इससे वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ उसे। जब मैंने हुआंग फैंग का चेहरा देखा तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पेन चेनफू के पिता इतने गुस्से में थे कि उन्हें लगभग खून की उल्टियां होने लगी और चिल्लाते हुए कहा, मेरा बेटा नहीं चाहता कि आप उसे शिक्षित करें। ठीक है, अच्छे इरादों को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। हुआंग फैंग ने अपने कंधे उचकाए और कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कहूं कि आपका बेटा इस बार किसी लड़की का फायदा उठाना चाहता है तो उसे उसके प्रेमी ने मार डाला। यह आप पर निर्भर है। आपने अपने बेटे को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं किया। गधे, उसका बेटा मर चुका है और हुआंग फैंग ने इसे इस तरह व्यवस्थित किया है। हालांकि पेन चेनफू के पिता ने पहले इस संभावना के बारे में सोचा था। आखिर उनके बेटे का गुण क्या है? वो अपने मन में बहुत स्पष्ट है। हुआंग फैंग की स्थिति भी होने की संभावना है, लेकिन अब वो जानता है कि उसके बेटे को जाहिर तौर पर आम लोगों ने नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति वाले एक विशेषज्ञ ने मारा है। प्रेम हत्या की संभावना बहुत कम है। तुम कसम क्यों खाते हो? हुआंग फैंग ने असंतोष से कहा। पेन चेनफू के पिता वास्तव में हुआंग फैंग को थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो हुआंग फैंग की पहचान के बारे में सोचकर वह आसानी से कार्रवाई नहीं कर सके, तो उन्हें अपना गुस्सा सहना पड़ा और कहा, तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता? क्यू निंगशून और मैं दोस्त हैं। इसके अलावा मैं राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य हूँ। मुझे लगता है कि आप भी यह जानते हैं। इन दो पहचानों के साथ क्या इस मामले के बारे में जानना मुश्किल है? हुआंग फैंग ने कहा। जब उसे यहाँ लाया गया तो हुआंग फैंग को समझ आया कि पेंगस ने स्पष्ट रूप से उसकी जांच की थी। पेंगस की क्षमता के साथ ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य है, इसलिए हुआंग फैंग ने ये कहने की पहल की। साथ ही वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे थे कि वो एक पहचान वाले व्यक्ति थे, इसलिए आपको अंत में साक्ष्य के अभाव में बेतरतीब ढंग से शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
निश्चित रूप से जब हुआन फैंग ने अपनी पहचान बताई तो पेन चेंगफू के पिता की अभिव्यक्ति थोड़ी सुस्त थी। उन्हें पता था कि हुआन फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य थे। वो गुस्से से भ्रमित था, इसलिए उसने अभी अभी मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा। उस टाइम मिक्सियो के साथ आपका क्या संबंध है? पेन चेंगफू के पिता ने पूछा कि उन्हें हुआन फैंग और तांग मिक्सू के बीच संबंधों पर संदेह है, और फिर उन्होंने अपने बेटे पर हाथ बढ़ाया। रिश्ता, दोस्ती, हुआन फैंग ने कहा। आपको क्या लगता है कि यह क्या हो सकता है? मैं अपने दोस्तों को धमकाते हुए देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। सिर्फ दोस्त? पेन चेंगफू के पिता से पूछा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। आपको संदेह नहीं है कि आपके बेटे की मौत का मुझसे कुछ लेना देना है क्या? आप, हालांकि मैं उसे बहुत पसंद नहीं करता, फिर भी मैं उसे मारने की हद तक नहीं पहुंचा हूं। पेन चेंगफू के पिता को हुआन फैंग की हरकत पर संदेह था। सबसे पहले हुआन फैंग और उनके बेटे के बीच झगड़ा हुआ, चाहे झगड़ा बड़ा हो या छोटा। वैसे भी हुआन फैंग का अपराध करने का एक मकसद था। यदि हुआन फैंग और तांग मिक्स्यू के बीच कोई स्पष्ट संबंध होता तो मकसद अधिक स्पष्ट होता। उसी समय हुआन फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का एक व्यक्ति है, इसलिए उसे इसमें अच्छा होना चाहिए। उसकी आंतरिक शक्ति को जानना कोई अजीब बात नहीं है, इसलिए उसमें ऐसा करने की क्षमता भी उतनी ही है। इन दो बिंदुओं के साथ पेन चेंगफू के पिता स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग पर संदेह करते हैं। दुर्भाग्य से अब तक उन्हें कोई अनुकूल सबूत नहीं मिला है। जिस आदमी ने उस रात उनके बेटे पर हमला किया था उसकी मौत हो गई है। अगर वो किसी से पूछना भी चाहे तो नहीं पूछ पाता। तुम पहले जाओ। पेन चेंगफू के पिता ने देखा कि वो कुछ नहीं पूछ सकते, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाया और हुआन फैंग को जाने के लिए कहा। इस बार उसका नाम हुआन फैंग था। वो बस कुछ प्रश्न पूछना चाहता था और हुआन फैंग की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। हालांकि हुआन फैंग की प्रतिक्रिया से उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि हुआन फैंग ने ऐसा किया या नहीं। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले जाऊंगा। हुआन फैंग के बाहर जाने के बाद पेन चेंगफू के पिता ने हाथ हिलाया और उस आदमी को बुलाया जो हुआन फैंग को लाया था। उसका अनुसरण करो और मुझे उसके कौशल को आजमाने का मौका दो, ये देखने के लिए कि क्या उसने चेंगफू को मार डाला है। पेन चेंगफू के पिता ने आदेश दिया। आमतौर पर जो व्यक्ति आंतरिक शक्ति को जानता है उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए शाओलिन या वुडांग की आंतरिक शक्ति को आंतरिक शक्ति विशेषज्ञों की नजर में एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इसलिए पेन चेंगफू के पिता ये देखना चाहते हैं कि क्या हुआन फैंग ने उस आंतरिक शक्ति का उपयोग किया है जिसने उनके बेटे को मार डाला। यदि ऐसा है तो हुआन फैंग पर संदेह होने की और भी अधिक संभावना है। हाँ, उसके बाद वो हुआन फैंग का पीछा करते हुए घूमा और चला गया। पेन बहुत कंजूस है। जब वे आते हैं तो वे मुझे गाड़ी नहीं चलाने देते, जब वे चले जाते हैं तो वे उन्हें भेजते भी नहीं। विला क्षेत्र में कोई टैक्सी नहीं है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? हुआन फैंग बाहर चले गए और असंतुष्ट होकर शिकायत की, लेकिन फिर उसने पाया कि ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हुआन फैंग ने थोड़ा सोचा और वो पेन चेंगफू के पिता की योजना को समझ गया। उसने बस इसकी परवाह नहीं की, लेकिन आगे बढ़ गया। यह विला क्षेत्र से बहुत दूर है। हुआन फैंग को अंततः एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठने के बाद उसने पाया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरे पक्ष के साधन बहुत ऊंचे थे। यदि यह अन्य स्थानों में उसकी सतर्कता और उसके विशेष अवलोकन के लिए नहीं होता तो वो इसे नहीं ढूंढ पाता। ये दिलचस्प है। यदि आप मेरे कौशल का परीक्षण करना चाहते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी होगी, हुआन फैंग ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। एनवीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 902 प्रलोभन की कीमत। हुआन फैंग का अनुमान सही है। जिस आदमी ने पीछा किया वो वास्तव में अपने कौशल का परीक्षण करना चाहता था। जब उसकी टैक्सी अपेक्षाकृत शांत जगह के आधे रास्ते पर थी तो कार ने अचानक उसकी कार को रुकने पर मजबूर कर दिया। अरे, क्या तुमने ऐसे गाड़ी चलाई? टैक्सी ड्राइवर को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। किसी को इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए देखना कि उसकी कार लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। वो तुरंत क्रोधित हो गया और कार को कोसने के लिए खिड़की से नीचे लुढ़क गया। मास्टर, ठीक है, मैं यहाँ आऊंगा और आपको पैसे दूंगा। हुआन फैंग ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो नहीं चाहता कि अप्रासंगिक लोग इसमें शामिल हों। कौन जानता है कि झगड़ा होने पर वो ड्राइवर को चोट पहुंचाएगा या नहीं। अभी नहीं। हुआन फैंग के अचानक उतरने के अनुरोध को लेकर ड्राइवर उलझन में था। ये ठीक है, मैं बस टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, ड्राइवर ने कहा कि चूंकि हुआन फैंग ने अपना मन बना लिया है इसलिए वो और कुछ नहीं मान सकता। हुआन फैंग के कार छोड़ने के बाद उसने उस कार पर नजर डाली जिसका वो पीछा कर रहा था। फिर जैसे उसे कुछ मिला ही न हो वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। इसके अलावा वो फिर भी किनारे पर चला गया। उसी समय हुआन फैंग को उस व्यक्ति ने देखा जो उसका पीछा कर रहा था। उसकी भौहें थोड़ी झुर्रीदार थी और उसे लगा कि हुआन फैंग ने उसे ढूंढ लिया है। हालांकि हुआन फैंग की पहचान के बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि उसे ढूंढना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर वह भी कार से उतर गया और हुआन फैंग का पीछा किया। हालांकि इस समय उसने कुछ भेष बना रखे थे। हालांकि हुआन फैंग को शायद अपनी पहचान पता थी, फिर भी आवश्यक भेष बदलने की जरूरत थी। इससे पहले कि हुआन फैंग पेन चेंगफू का हत्यारा बने, पेन जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के साथ इसे खत्म नहीं करना चाहते थे। हुआन फैंग की चलने की गति धीमी नहीं है, जो उसके पीछे वाले व्यक्ति को अधिक निश्चित बनाती है। हुआन फैंग ने उसे ढूंढ लिया है और ऐसा लगता है कि वो उसके साथ लड़ाई का इंतजार कर रहा है, जिससे पहली बार उसे थोड़ी चिंता हुई है। चूंकि हुआन फैंग ने उसके लिए इंतजार करने की हिम्मत की, इसका मतलब है कि वो उस पर भरोसा कर रहा है, दूसरों द्वारा वध नहीं किया जा रहा है। इससे पीछे वाला व्यक्ति अधिक सावधानी से आगे बढ़ता है। हालांकि जब वो एक कोने से गुजरता है तो उसे अचानक अपने सामने तेज हवा का एहसास होता है। वो अवचेतन रूप से उसके बगल में छिप जाता है। हालांकि उनकी चाल थोड़ी धीमी है। उसके दाहिने हाथ में चोट लगी है और उसे तुरंत अपने कंधे में जलन का दर्द महसूस होता है। इस समय वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हुआन फैंग धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे ले जा रहा था। उसके चेहरे पर कुछ अकथनीय मुस्कान थी। वे काफी देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे।
वे दोनों एक दूसरे की पहचान जानते थे, अब पता लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अचानक एक ही समय में एक दूसरे पर गोली चला दी। हुआन फैंग ने जादू का उपयोग करना नहीं चुना, लेकिन एक दूसरे के साथ कठिन मुठभेड़ हुई। वास्तव में आंतरिक ऊर्जा विशेषज्ञों से मिलने के अधिक अवसर नहीं है, इसलिए हुआन फैंग भी इन लोगों को देखना चाहते थे जो आंतरिक शक्ति में अच्छे हैं। ये किस तरह का है? स्पष्ट की ध्वनि के साथ दोनों व्यक्तियों ने बिना किसी कल्पना के दाहिनी मुट्ठी बनाई। उसके बाद हुआन फैंग स्थिर रूप से खड़ा रहा, जबकि उसका पीछा करने वाला व्यक्ति कई कदम पीछे चला गया, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर लाली का एक निशान भी दिखाई दिया। इस समय वो आदमी अविश्वसनीय चेहरे से हुआन फैंग को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इस बार स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो जानता था कि हुआन फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य था, उसके पास कुछ कौशल होने चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतना मजबूत होगा। ताकत की लड़ाई में वो पूरी तरह से गर्त में गिर गया। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसके शरीर में खून बढ़ रहा है और डेंटियन की आंतरिक शक्ति अव्यवस्थित है। हुआन फैंग ने अभी अपना पूरा जोर नहीं लगाया, जिससे उसका डेंटियन लगभग नष्ट हो गया। और हुआन फैंग अभी भी शांत है, उसने अपनी सारी शक्ति उस मुट्ठी में नहीं झोंक दी। अब वो प्रथम श्रेणी के वातावरण का विशेषज्ञ है, उनके सामने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक दोयम दर्जे का है। इसके अलावा वो बस दोयम दर्जे की स्थिति में है और वो अपनी पूरी ताकत से झटका झेल सकता है। इस स्थिति में हुआन फैंग अभी भी थोड़ा निराश है। वास्तव में उसे आंतरिक शक्ति का कोई योग्य स्वामी नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि अगर उसे उन उस्तादों से मिलना है तो वो मार्शल आर्ट की दुनिया में ही जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे होगे। जिस व्यक्ति ने हुआन फैंग का अनुसरण किया, उसने लंबी देरी के बाद आखिरकार अपना क्यूई और रक्त सुचारू रूप से प्राप्त कर लिया। हालांकि हुआन फैंग ने इस समय उससे निपटने का अवसर नहीं लिया। वो अब भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। साथ ही उन्होंने युद्ध में हुआन फैंग के अनुभव का तिरस्कार किया। तुम भी बुरे नहीं हो, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन यह मुझसे भी बदतर है। हालांकि हुआन फैंग के शब्द अहंकारी हैं और स्वीकार करना कठिन है। जो व्यक्ति हुआन फैंग का अनुसरण करता है वो केवल ये स्वीकार कर सकता है कि वो जो तथ्य कहता है उसमें वो हुआन फैंग से भी बदतर है और अंतर थोड़ा भी नहीं है। हालांकि वो यहाँ हुआन फैंग को मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने कौशल का परीक्षण करने और ये देखने के लिए आया था कि क्या हुआन फैंग का कुंग फू वही है जिसने पेंग चेंगफू को मार डाला है। इसलिए भले ही वो हुआन फैंग को हरा नहीं सकता है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होगी महान प्रभाव। ये सिर्फ एक लड़ाई है। गार्ड ने यह नहीं पहचाना कि कुंग फू हुआन फैंग ने क्या इस्तेमाल किया। उसे ये बहुत अजीब लगा। ऐसा लगता है कि हुआन फैंग ने पेंग चेंगफू को मारने के लिए अलग अलग कुंग फू और आंतरिक शक्ति और कुंग फू का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने इसकी खोज की है, लेकिन वे इसकी तुलना इस्तेमाल किए गए कुंग फू हुआन फैंग से नहीं कर सकते। एक शब्द में हुआन फैंग ने अलग अलग कुंग फू का इस्तेमाल किया। ये बहुत अजीब है। शायद आप उसे कुछ बार खेलकर उसकी वास्तविक स्थिति देख सकते हैं। गार्ड ने मन ही मन सोचा कि हालांकि वो हुआन फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, अगर वो हुआन फैंग के साथ लड़ना जारी रखता तो वह घायल हो जाता। यदि हुआन फैंग अधिक शातिर होता तो उसे जान का खतरा भी हो सकता था। केवल कार्य ही कार्य है। अब उसने इस्तेमाल किए गए कुंग फू हुआन फैंग को आजमाया नहीं है, उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे आगे बढ़ना होगा। वापस आओ। हुआन फैंग ने देखा कि थोड़ी देर के बाद वो आदमी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पहले से भी अधिक तेजी से और अधिक गति के साथ खुद की ओर दौड़ता रहा। जाहिर है उस आदमी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उस मामले में मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे, हुआन फैंग ने धीमी आवाज में खुद से कहा, लेकिन उनका मानना था कि विपरीत दिशा के लोग भी उनकी आवाज सुन सकते हैं। हालांकि दूसरा पक्ष इस बिंदु पर पीछे नहीं हटा, बल्कि अदम्य गति से भरा हुआ था। हुआन फैंग ने इस बार अपना हाथ रखने की योजना नहीं बनाई थी। उनका लिंगो माइक्रोस्टेप शुरू हो गया है। जब प्रतिद्वंद्वी ने उस पर मुक्के से प्रहार किया तो उसके सामने हवा का एक ढेर आ गया। उस आदमी ने हार नहीं मानी। इसके अलावा वो अपनी चालें बदलता रहा और हुआन फैंग पर हमला करता रहा। आक्रमण और भी भीषण होता गया। हुआन फैंग को निष्क्रिय रूप से पीटे जाने या वापस न लड़ने की कोई आदत नहीं है। हालांकि वो दूसरे पक्ष का उद्देश्य जानता है। दूसरा पक्ष उसकी कुशलता को परखने का है। अगर वो ज्यादा हरकत करेगा तो दूसरी तरफ से उसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए हुआन फैंग बस इससे बचने की कोशिश कर रहा है और वो लगभग कोई कदम नहीं उठाता है। हुआन फैंग को एक कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए दूसरे पक्ष ने बहुत प्रयास किए हैं। तभी गार्ड को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी हथेली ने थप्पड़ मारा है। वो बहुत खुश है। हालांकि हुआन फैंग के कौशल का इस्तेमाल किया गया था। उसने सोचा कि उसे चोट लगने वाली है। अच्छी खबर यह है कि हुआन फैंग अंततः अपनी मदद नहीं कर सके। इस तरह भले ही उन्हें नुकसान होगा, लेकिन लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही पाया कि स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। जब हथेली उसकी पीठ पर लगी तो वो बचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। ऐसा लगा जैसे उसने एक पल में अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो और पूरे शरीर ने उसकी बात नहीं सुनी हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं सकता? गार्ड ने भयभीत होकर कहा कि यद्यपि उसके पिछले मिशनों में कई खतरनाक स्थितियां थी, लेकिन आज जैसी स्थिति कभी नहीं थी। कुछ नहीं, तुम बाद में देखोगे। हुआन फैंग ने कहा कि इस समय उनके शरीर में उत्तरी नरक का जादू सक्रिय हो गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि अंगरक्षक की आंतरिक शक्ति लगातार उसकी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। आप क्या कर रहे हैं और मेरी आंतरिक शक्ति लगातार क्यों खत्म हो रही है? जाहिर है यह न केवल हुआन फैंग है जो आंतरिक शक्ति के परिवर्तन को महसूस करता है, बल्कि गार्ड को भी पता चलता है कि उसके शरीर में आंतरिक शक्ति लगातार गुजर रही है। जाहिर है इस स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि हुआन फैंग ही जिम्मेदार है। क्या तुम्हें पता नहीं चला? मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति को चूस रहा हूँ, हुआन फैंग ने गंभीरता से कहा। हुआन फैंग की सीधी स्वीकारोक्ति सुनकर वह आदमी और भी भयभीत हो गया और चिल्लाया, हुआन फैंग, इसे मेरे लिए रोको और तुम मेरी आंतरिक शक्ति वापस कर दोगे। जाहिर है उत्सुकता में वह ये भूल गया है कि उसे अपने शरीर के बारे में पता नहीं चल रहा है। वहीं अत्यधिक घबराहट के कारण उसकी आवाज टीवी पर किन्ने की आवाज की तरह और भी तीखी हो गई है।
रुको, यह असंभव है। जब मैंने आपकी आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया है तो यह स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगी। हुआंग फैंग ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है जिसके पास वास्तव में आंतरिक शक्ति हो। इसके अलावा दूसरा पक्ष उससे दुश्मनी रखता है। हुआंग फैंग आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने और अपनी ताकत बढ़ाने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं? हुआंग फैंग, रुको रुको। वो आदमी भयभीत होकर रोया, उसकी आवाज लगातार कांप रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की आंतरिक शक्ति लगातार खत्म होती जा रही है। आप जानते हैं, ये आंतरिक शक्तियां उसके इतने वर्षों के अभ्यास से हैं। एक बार जब उसने इन आंतरिक शक्तियों को खो दिया तो उसमें और एक सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? अतीत में उन्होंने उन लोगों का तिरस्कार किया जो अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। अब वे स्वयं ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनका वे तिरस्कार करते हैं। वो संभवतः इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हालांकि हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से उसकी बात नहीं सुनेंगे या अपनी हरकतें नहीं रोकेंगे। वो अब प्रथम श्रेणी के मास्टर हैं। हालांकि उसके लिए द्वितीय श्रेणी के गुरु की आंतरिक शक्ति एक बड़ा पूरक है। जब वो गार्ड की सारी आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लेता है तब भी वो प्रथम श्रेणी का स्वामी होता है, लेकिन वो पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 903 अनुबंध। हुआंग फैंग अंततः रुक गया। हालांकि ये 10 मिनट बाद था। इस समय उसने गार्ड की सारी आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। जब हुआंग फैंग ने अपना हाथ वापस लिया तो गार्ड को स्पष्ट रूप से समझ आया कि क्या हुआ था। उसकी आंखें जमीन पर टिक गईं। एक व्यक्ति के रूप में जो अपनी आंतरिक शक्ति पर गर्व करता था, उसने अचानक अपनी सारी आंतरिक शक्ति खो दी। कुछ देर तक वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई बुरा सपना आया हो और उस बुरे सपने के कारण वो जाग नहीं रहा था। वापस जाओ और अपने मालिक से कहो, मुझे आसानी से मत ललचाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हुआंग फैंग ने जमीन पर लकवाग्रस्त गार्ड से कहा कि उसे उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उनके अलग अलग पद थे और उनके अपने विचार थे। यदि वे उससे कमजोर होते तो अब स्वयं ही घायल हो जाते। उनके पास शिकायत करने के लिए भी कुछ नहीं था। और दूसरे पक्ष ने अभी अभी उसकी पहचान बताई है, इसलिए हुआंग फैंग अब ये दिखावा नहीं कर सकता कि वो कुछ भी नहीं जानता है। इसके बाद वो बिना पीछे देखे चला जाता है। और गार्ड ने हुआंग फैंग के जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही वो अब हुआंग फैंग को रोकना चाहता, लेकिन वो इसकी मदद नहीं कर सका। हुआंग फैंग को इसकी परवाह नहीं है कि पेंग क्या सोचते हैं। वास्तव में जब हुआंग फैंग और पेंग चेंगफू के बीच झगड़ा होता है तो हुआंग फैंग जानता है कि उसके और पेंग के बीच संबंध अच्छे नहीं हो सकते। अगर अब उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो उसे इस तथ्य को छिपाने की भी जरूरत नहीं है कि उसने पेंग चेंगफू को मार डाला। जब हुआंग फैंग अपने निवास की ओर जा रहे थे, ली बिंगयू को भी कोई आराम नहीं था। दरअसल वो इस वक्त दूसरों के साथ खाना खा रही थी। जिन दो लोगों ने उसके साथ डिनर किया वे उसकी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन थे और दूसरा की प्रांत का एक युवक था। रात्रि भोज के बाद युवक की आंखें ली बिंगयू के शरीर से कभी नहीं हटी और उसने बिल्कुल भी पर्दा नहीं किया। इस बार उन्होंने ली बिंगयू के साथ डिनर करने के लिए पैसे खर्च किए। उनके नवयुवकों के बीच इस तरह की कोई बात नहीं है। वे अक्सर उन महिला सितारों के साथ डिनर करने के लिए कुछ पैसे खर्च करते हैं। बस ली बिंगयू के साथ ये पहली बार है कि बिंगयू ने एक साथ डिनर किया है और ली बिंगयू ने एक दूसरे की आंखों को महसूस कर सकते हैं, जिससे वो असहज हो जाती है, लेकिन उसके पास भी कोई रास्ता नहीं है। इस भोजन की व्यवस्था कंपनी द्वारा की जाती है। इसके अलावा अतीत में वो इसी तरह के भोजन में भाग ले चुकी है, लेकिन जब हुआंग फैंग ने मजाक में उससे कहा कि वो अपनी खुद की मनोरंजन कंपनी खोलना चाहेगी तो उसे इस तरह के भोजन से और अधिक घृणा हुई। अगर हुआंग फैंग ने वास्तव में एक मनोरंजन कंपनी शुरू की और मैं उसकी कंपनी में होता तो निश्चित रूप से वो मुझे इन परेशान करने वाले लोगों के साथ खाना नहीं खाने देता। ली बिंगयू ने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी और मन ही मन सोचा, मिस बिंगयून वास्तव में सुंदर है। जब उसने इसे टीवी पर देखा तो उसने सोचा कि यह बहुत सुंदर है। अप्रत्याशित रूप से जब उसने इसे वास्तविकता में देखा तो वो टीवी से भी अधिक सुंदर थी। उस बच्चे ने ली बिंगयू से कहा, धन्यवाद। ली बिंगयू ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जाहिर है उसे एक दूसरे से बातचीत करने का विचार नहीं था। इस बार वो कंपनी की व्यवस्था से निपटने के लिए डिनर पार्टी में आई थी। उस बच्चे को ली बिंगयू की नाखुशी और लापरवाही नजर नहीं आई। वो अभी भी ली बिंगयू के साथ उत्साहपूर्वक बात करना चाहता था। आखिर इतनी खूबसूरत फीमेल स्टार दुर्लभ है। यदि उसके दूसरे पक्ष के साथ अच्छे संबंध होते और कुछ कीमत चुकानी पड़ती तो उसके पास शादी करने का बेहतर मौका होता। बिंगयू, मिस्टर वांग के साथ ड्रिंक करो। शायद मैंने देखा कि ली बिंगयू का रवैया बहुत ठंडा था। ली बिंगयू कंपनी के दो वरिष्ठ प्रबंधकों में से एक ने ली बिंगयू को याद दिलाया कि उनका लहजा इतना दोस्ताना नहीं था। जाहिर है ली बिंगयू के अड़ियल रवैये ने वरिष्ठ प्रबंधक को असंतुष्ट कर दिया। श्री वांग के पास अपनी कोई योग्यता नहीं है। हालांकि उनके पिता सरकार में मनोरंजन के प्रभारी है। उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, जो कि किंगई प्रांत में कंपनी के भविष्य के विकास के लिए अनुकूल है। इसलिए वो एक अन्य सहयोगी के साथ किंगई प्रांत में ली बिंगयू का अनुसरण करेंगे और एक दूसरे के करीब आने के लिए ली बिंगयू के यहाँ एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के अवसर का लाभ उठाएंगे। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ली बिंगयू भी बहुत रुचि रखते हैं। वो ली बिंगयू के साथ डिनर करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। स्वाभाविक है कि कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारी इस मौके को नहीं चुकेंगे। बात बस इतनी है कि ली बिंगयू के रवैये ने उन्हें बहुत असंतुष्ट कर दिया। ली बिंगयू शुरू से ही कार्यकुशल दिखे। यदि वो बच्चा वांग न होता तो ऐसा लगता था कि वो ली बिंगयू पर मोहित हो गया था। ऐसा अनुमान है कि वो बहुत पहले ही अन्य लोगों से असंतुष्ट रहा होगा। अपनी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के शब्दों को सुनकर ली बिंगयू की खूबसूरत डेमी की भौहें एक साथ झुक गईं और बोली, प्रबंधक ली, मैं शराब नहीं पीती। आज खुश रहना कठिन है। अपवाद क्या है, कम पिए। ये ठीक है। प्रबंधक ली को यह भी पता है कि ली बिंगयू सामान्य समय में शराब नहीं पीते हैं। हालांकि आज वो चाहते हैं कि ली बिंगयू ने एक उदाहरण तोड़े। एक अपना अधिकार दिखाना है, दूसरा श्री वांग को खुश करना है।
कौन जानता है। ली बिंग्यून मैनेजर ली को चेहरा नहीं देता। वो अपना सिर हिलाती है और कहती है, मैं नहीं पी सकती। फिर प्रबंधक ली के बदसूरत चेहरे की परवाह किए बिना ली बिंग्यून ने वांग गोमविजी की ओर रुख किया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं पी सकता, इसलिए मैं आपको शराब के बजाय एक कप चाय दूंगा। जब प्रिंस वांग ने ली बिंग्यून की मुस्कान देखी तो वो खो गए और कहा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं प्याले में शराब खत्म कर दूंगा। हालांकि श्री वांग ने कई सितारों से मुलाकात की है और यहाँ तक कि सामान्य समय में कई महिला सितारों की भूमिका भी निभाई है। वो ली बिंग्यून की तरह प्रसिद्ध है, लेकिन वो अभी भी बहुत सुंदर है। वो अभी भी सोच रहा है कि सुंदरता को कैसे खुश किया जाए। स्वाभाविक रूप से वो इस समय ली बिंग्यून को नाराज नहीं करना चाहेंगे। ली बिंग्यून को यह देखकर राहत मिली कि चाइल्ड वांग इतना अच्छा वक्ता था और उसने उसके कप में चाय भी पी ली। हालांकि मैनेजर ली इतने खुश नहीं है या बहुत गुस्से में भी नहीं है, क्योंकि ली बिंग्यू ने उन्हें सार्वजनिक रूप से चेहरा नहीं दिया, जिससे उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में प्रबंधक ली ने ली बिंग्यून को फिर से पीने के लिए कहा। हालांकि उन सभी को ली बिंग्यून ने अस्वीकार कर दिया था और प्रिंस वांग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक ली बिंग्यून उसके साथ थे वो बहुत खुश था। हालांकि ली बिंग्यून ने कई रात्रिभोजों में भाग लिया है और वो ये भी समझते हैं कि श्री वांग जैसे कुछ ही लोग हैं जो बातचीत में अच्छे हैं। कभी कभी खाने की मेज पर मेहमान देने को तैयार नहीं होते हैं और उन्हें उसे शराब पीने के लिए मजबूर करना पड़ता है। यहाँ तक कि कंपनी के लोग भी उसकी मदद नहीं करते हैं, जिससे वो और भी निराश हो जाती है। हालांकि पहले कंपनी की खेती के बारे में सोचने के कारण उनके पास कोई अन्य विचार नहीं था। हालांकि जब से हुआंग फैंग ने उसे बताया कि वो एक मनोरंजन कंपनी शुरू करना चाहती है, उसके मन में एक अलग विचार आया है। विशेष रूप से आज उसे अपनी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा मेज पर शराब पीने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वो और अधिक असहज हो गई। रात्रिभोज के अंत में प्रिंस वांग चले गए। हालांकि जब वो चला गया तो वह हार मानने के लिए अनिच्छुक था। वो ली बिंग्यू के साथ और विकास करना चाहते थे, लेकिन ली बिंग्यू ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि प्रिंस वांग ही पहले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ली बिंग्यू के साथ निकट संपर्क के बाद उन्हें ली बिंग्यू में अधिक रुचि थी। मुझे ये पसंद है। प्रिंस वांग के चले जाने के बाद ली बिंग्यू तुरंत आराम करने नहीं गए। इसके बजाय वो और उसका सहायक दोनों कंपनियों के उच्च स्तरीय कमरों में आए। उन्होंने कहा कि उन्हें ली बिंग्यून से कुछ बात करनी है। यह अनुबंध का मामला होना चाहिए, रास्ते में ली बिंग्यू के सहायक ने कहा। अनुबंध। ली बिंग्यून ने भौहें चढ़ाई। हाँ, मेरा अनुबंध समाप्त होने वाला है। कंपनी में एक नेता थे जिन्होंने कहा था कि वो मुझसे अनुबंध के बारे में बात करेंगे। मैं उस समय संगीत कार्यक्रम में व्यस्त था, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। फिलहाल ये अब कॉन्सर्ट खत्म हो गया है, मुझे लगता है कि वे इसके बारे में फिर से बात करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, ली बिंग्यू के सहायक ने कहा। हालांकि इस अनुबंध पर विचार करने के लिए बहुत कुछ नहीं लगता है। आपने पैसे के लिए मनोरंजन उद्योग में प्रवेश नहीं किया था। अब कंपनी के सभी संसाधन आपकी ओर झुक रहे हैं, इसलिए कंपनी की पेशकश अभी भी अच्छी है, सिवाय इसके कि उन्होंने अधिक काम की व्यवस्था की। ली बिंग्यून का सहायक कंपनी का कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी व्यवस्था ली बिंग्यून के परिवार द्वारा की गई है, इसलिए वो अधिक जानती है और वह ली बिंग्यू के दृष्टिकोण से अधिक सोचेगी। ली बिंग्यून के पास पैसों की कमी नहीं है, उसे केवल खेलने और गाने की जरूरत है, लेकिन अब कंपनी संसाधनों के मामले में ली बिंग्यून के लिए बुरी नहीं है, इसलिए उनकी राय में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के लिए चीजें रास्ते में नहीं आती। हालांकि ली बिंग्यून ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचा था। उसने फिर से हुआंग फैंग के बारे में सोचा और अपने पिछले निर्णय के बारे में सोचा। इसलिए जब वो दो ऊंचे कमरों में प्रवेश करना चाहती थी तो उसने चुपके से अपना मोबाइल फोन निकाला और हुआंग फैंग को एक संदेश भेजा। क्या ये सच है कि आपने पिछली बार कहा था कि आप एक मनोरंजन कंपनी चलाना चाहते हैं? जब हुआंग फैंग ने ली बिंग्यून का संदेश देखा तभी वो कार में था। आखिरकार पिछली जगह पर एक विचलन था। टैक्सी लेना आसान नहीं था। टैक्सी का इंतजार करने से पहले उसने कुछ देर इंतजार किया। ली बिंग्यू का संदेश देखकर हुआंग फैंग थोड़ा चौंक गए और जवाब दिया, ये सच है, मामला क्या है? कुछ नहीं। ली बिंग्यून का जवाब जल्द ही आया। जाहिर है वो हुआंग फैंग की जानकारी का इंतजार कर रही थी। हुआंग फैंग मोबाइल फोन संदेश को देखता है और कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ली बिंग्यून ने क्यों पूछा। क्या यह संभव है कि वह हमारी कंपनी में आना चाहती है? खैर, यह संभव है कि जब मैं उसके बारे में बात करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, मनोरंजन कंपनी बस गई है। ली बिंग्यून के लिए हुआंग फैंग जीत के लिए दृढ़ है। यदि वो वास्तव में एक मनोरंजन कंपनी शुरू करते हैं तो ली बिंग्यून एक सुनहरा साइन बोर्ड है जो कम समय में उनकी कंपनी को प्रसिद्ध बना सकता है। हालांकि हुआंग फैंग को नहीं लगता कि उसे खोदने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार वो ली बिंग्यू की पृष्ठभूमि को जानता है और ली बिंग्यू के पास पैसे की कमी नहीं है। वो सिर्फ प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है। भविष्य में उनके हाथ में अच्छी स्क्रिप्ट और गाने होंगे। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 904 कोई नवीनीकरण नहीं। चलो अंदर चले। मोबाइल फोन दूर रखने के बाद ली बिंग्यू ने अपने सहायक से कहा। ठीक है। ली बिंग्यू के सहायक ने उत्सुकता से ली बिंग्यू के मोबाइल फोन को देखा और उसे नहीं पता था कि वो किसे संदेश भेज रही थी। हालांकि ली बिंग्यून ने स्पष्ट रूप से इसका अर्थ नहीं बताया। इसके अलावा ये ली बिंग्यून की तारांकन है और उससे पूछना आसान नहीं है। ली बिंग्यू ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आए। मैनेजर ली की आवाज आई। फिर ली बिंग्यून ने अपने सहायक को लिया, धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यहाँ बर्फ का बादल आ रहा है, आओ और जल्दी से बैठ जाओ। क्या तुम थक गए हो? एक अन्य कंपनी के वरिष्ठ निदेशक यांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ली बिंग्यू से कहा। हालांकि ली बिंग्यून को पता है कि उनके सामने मुस्कुराते हुए निर्देशक यांग है। कंपनी में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा यान लुओ के नाम से जाना जाता है। कंपनी में कई लोग उनसे डरते हैं। इसके अलावा उसकी विन रेटिंग भी बहुत खराब है। कहा जाता है कि उनका कई फीमेल स्टॉर्स के साथ अफेयर रहा है, इसलिए सामान्य समय में ली बिंग्यून उनके प्रति सम्मानजनक है।
थका नहीं। ली बिंगयुन उनके बगल में सोफे पर बैठ गए और कहा, मुझे नहीं पता कि दोनों नेता मुझसे क्या चाहते हैं। कोई भी नेता जो नेतृत्व नहीं करता वो सहकर्मी है। आओ और पी लो। निर्देशक यांग ने ली बिंगयुन के लिए एक गिलास पानी डाला। ली बिंगयुन ने इसे ले लिया। धन्यवाद देने के बाद उसने तुरंत इसे नहीं पिया। जब वो बाहर होती थी तो बहुत सावधान रहती थी। वो दूसरों द्वारा दिए गए पेय और पानी को यूं ही नहीं पीती थी। निर्देशक यांग को कोई परवाह नहीं थी। वो वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ गया, जबकि मैनेजर ली का चेहरा शुरू से अंत तक काला रहा। जाहिर है वो अभी भी इस बात से थोड़ा चिंतित था कि ली बिंगयुन ने उसे खाने की मेज पर चेहरा नहीं दिया। बिंगयू, इस बार आपको कॉल करने के लिए और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ अनुबंध के बारे में बात करने के लिए है। आप देखिए, आपका अनुबंध समाप्त होने वाला है। पहले संगीत कार्यक्रम के कारण इसमें देरी हुई थी। अब संगीत कार्यक्रम खत्म हो गया है। ये समय है हमारे लिए इसके बारे में बात करना। निदेशक यांग ने देखा कि प्रबंधक ली बोलने का इरादा नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से काम किया। जैसे ही ली बिंगयू ने इसके बारे में सुना, ये वास्तव में एक अनुबंध था। यदि पहले हुआंग फैंग नहीं होती तो अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए होते, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है। यह अनुबंध है, आइए खुद देखें। अगर कोई समस्या नहीं है तो बस इस पर हस्ताक्षर करें। देरी न करें। कंपनी में बहुत सारी चीजें हैं। हम कल कंपनी में वापस आ जाएंगे। प्रबंधक ली ने ली बिंगयुन के सामने अनुबंधों का ढेर फेंक दिया और ऐसे स्वर में कहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हुआ। ली बिंगयुन के सहायक ने तुरंत अनुबंध लाया और करीब से देखने के लिए तैयार किया। वो पहले भी इस मामले के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि वो जानती थी कि कंपनी ली बिंगयुन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सावधान रहना हमेशा सही था। हालांकि ली बिंगयू अनुबंध पर अपना हाथ रख रहा है और फिर वो कंपनी के दो आश्चर्यचकित अधिकारियों को ये कहते हुए देखता है, मुझे क्षमा करें, मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ली बिंगयू के शब्दों ने मैनेजर ली और निर्देशक यान को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि ली बिंगयू ने ऐसा क्यों कहा। जब वे आना चाहते थे तो ली बिंगयू को जल्द ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। जब उसने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था तभी यह वैसा ही था, लेकिन आज ली बिंगयू के प्रदर्शन ने स्पष्ट रूप से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। क्या मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ? क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे पास आपके साथ मजाक करने का समय नहीं है। प्रबंधक ली ने अधीरता से ली बिंगयू से कहा। मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मुझे खेद है। ली बिंगयू ने माफी मांगते हुए कहा कि हालांकि उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था, आखिरकार कंपनी ने उन्हें प्रशिक्षित किया था और उन्हें अभी भी थोड़ा खेद महसूस हो रहा है। बिंगयू, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं पता? ली बिंगयू के सहायक ने भी उत्सुकता से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली बिंगयू अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे और कंपनी के साथ ली बिंगयू का अनुबंध समाप्त होने वाला है। इस समय यदि ली बिंगयू हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो इसका मतलब है कि ली बिंगयू अनुबंध समाप्त होने के बाद छोड़ना चाहता है, जिसकी ली बिंगयू के सहायक को उम्मीद नहीं थी। और यदि ली बिंगयू छोड़ना चाहता है तो वह भी उसके साथ आगे बढ़ेगा। पहले बस इतना कहना है कि ली बिंगयू ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। ली बिंगयू ने अपने सहायक से कहा कि उसका निर्णय अभी हुआ है और उसके पास सहायक से बात करने का समय नहीं है। वो ये भी जानती थी कि असिस्टेंट को उसकी चिंता है, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात पर उससे बात नहीं की, जो जाहिर तौर पर ठीक नहीं था। ली बिंगयू के सहायक ने सिर हिलाया। वो जानती थी कि ली बिंगयू ने यह निर्णय लिया है, इसका उसका कारण होना चाहिए। लेकिन ली बिंगयू के परिवार द्वारा उसकी व्यवस्था ली बिंगयू की सेवा करने के लिए की गई थी, न कि उसकी देखभाल, उसके व्यवसाय की देखभाल करने या अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए। इसलिए ली बिंगयू के सहायक ने अनुबंध को फिर से मेज पर रख दिया। ली बिंगयू का अनुबंध को नवीनीकृत करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अनुबंध को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली बिंगयू, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कंपनी ने आपको विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और आपने कहा था कि यदि आप अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आप उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। प्रबंधक ली ने गुस्से में कहा कि उसने सबसे पहले ली बिंगयू पर एक राय। अब जब ली बिंगयू ने नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है तो वो और अधिक क्रोधित है। बिंगयू, इस अनुबंध पर एक नजर डालें। इलाज पहले से कहीं बेहतर है। यदि आप किसी और चीज से संतुष्ट नहीं है तो इसे आगे रखें, हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। निदेशक यांग ने भी सलाह दी। अब और नहीं। ली बिंगयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अपने लिए कंपनी के प्रशिक्षण की भी सराहना करता हूं, लेकिन भविष्य में अपने करियर की संभावनाओं के लिए मेरी अपनी योजना है। ली बिंगयू सतह पर नर्म और कमजोर दिखती है, लेकिन एक बार जब उन्होंने कुछ तय कर लिया तो वो आसानी से नहीं बदलेगी। दरअसल ली बिंगयू के मन में लंबे समय से कंपनी छोड़ने का विचार था, लेकिन हुआंग फैंग के शब्दों ने उनके विचार को मजबूत किया। उसने फायदों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कंपनी ने हमेशा उसे पैसा कमाने का एक साधन माना। कंपनी की उन्नति के प्रति कृतज्ञता के कारण उसने इतने सालों तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कंपनी की जरूरत थी। जब उसने खुद की मदद की तो कंपनी सिर्फ उसका उपयोग करना चाहती थी। ली बिंगयू कैसे सहज महसूस कर सकते थे? मैं यह नहीं कह सकता कि मैं डिनर पार्टी में हिस्सा नहीं ले सकता। हालांकि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के लिए यह सुझाव देना बहुत ज्यादा है कि वे अपने मेहमानों के साथ बाहर जाएं, जो उनके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। ली बिंगयू, आप कृतज्ञ हैं। आप जानते हैं, कंपनी ने आपको प्रशिक्षित किया है, इस तरह आप कंपनी का बदला चुकाते हैं। यदि यह कंपनी के लिए नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी इस पद पर होते? क्या हम वो हासिल कर सकते हैं जो हमारे पास है अब? मैनेजर ली ने गुस्से से कहा। कंपनी में बाहर भी वे सितारे बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्हें भी उनकी बात सुनने की जरूरत है। यह उनका अधिकार है और उन्हें उकसाया नहीं जा सकता। हालांकि ली बिंगयू ने पहले उन्हें मेज पर चेहरा नहीं दिया था और अब उन्होंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जो उनके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मुझे पता है कि कंपनी ने मुझे प्रशिक्षित किया है। ली बिंगयू का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसने कहा कि वो प्रबंधक लियू के रवैये से भयभीत नहीं थी। हालांकि मैंने इतने सालों तक कंपनी को बहुत सारा भुगतान किया है और कंपनी के लिए बहुत पैसा कमाया है।
ईमानदारी से कहूं तो मेरे वर्तमान में पहचान और स्थिति, मैं निश्चित रूप से मेरे लिए अधिक लाभ वितरण के साथ एक अनुबंध की मांग कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास नेता के रूप में कंपनी के साथ कोई अनुबंध नहीं है जिस पर मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं। मैनेजर ली और निर्देशक यान के पास कुछ समय तक कहने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल ली बिंग्यून का अनुबंध समान स्थिति के लोगों की तुलना में बहुत खराब है। हालांकि ली बिंग्यू ने कभी भी संशोधन के लिए नहीं कहा, भले ही वो जानती हो कि कंपनी ने उस पर दबाव डाला है, फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। और यह केवल इस कारण से है कि कंपनी की शीर्ष प्रबंधन ने न केवल ली बिंग्यून की सराहना नहीं की, बल्कि सोचा कि वो बदमाशी, घोषणा, भोजन आदि में अच्छी थी। एक एक करके उन्होंने ली बिंग्यू को आराम करने का समय नहीं दिया। वे बस चाहते थे कि वो कंपनी के लिए पैसा कमाए। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझ पर कंपनी का कुछ भी बकाया है, ली बिंग्यू ने कहा। प्रबंधक ली, निदेशक यांग, मुझे आशा है कि आप हमें समझ सकते हैं, ताकि हम एक साथ मिल सकें और एक साथ मिल सकें। कैसे एक साथ आए और बिखरे? आप सुंदरता के बारे में सोचते हैं, मैनेजर ली ने हंसते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि हम आपके जैसे बड़े स्टार को अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए शामिल करना चाहेंगे? आप सपना देखें। और यांग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने ली बिंग्यू की ओर देखा और कहा, बिंग्यू, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने की सलाह देता हूँ। कंपनी छोड़ना वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कंपनी तुम्हें जाने नहीं देगी। कंपनी के दो निदेशकों का रवैया ली बिंग्यून को असहज करता है। वो मूल रूप से कंपनी के साथ जुड़ना चाहती थी। आखिरकार वो कंपनी के साथ रिश्ते को ज्यादा कठोर नहीं बनाना चाहती थी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि सब कुछ मनगढ़ंत है, कंपनी खुद को सुरक्षित निकलने नहीं देगी। निदेशक यांग, मैंने तय कर लिया है कि जब अनुबंध समाप्त हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। जहां तक बात है कि मैं अच्छा विकास कर सकता हूं या नहीं, मैं दोनों नेताओं की चिंता की परवाह नहीं करूंगा। देर हो रही है, मैं वापस जाऊंगा, पहले आराम कर लो। उसके बाद ली बिंग्यू खड़े हुए और जाने के लिए मुड़े। उनका असिस्टेंट भी उनके पीछे पीछे चला गया। वो हमेशा ली बिंग्यून के पक्ष में थी। हालांकि ली बिंग्यू दिखने में कमजोर है, आखिरकार उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है और उनके दिल में कोई अहंकार नहीं हो सकता है। इन लोगों ने उसे धमकाया, न केवल उसे झुकने नहीं दिया, बल्कि उसे छोड़ने का विचार भी पक्का कर दिया। वो दूसरे लोगों की धमकियों से कैसे डर सकती है? ली बिंग्यू के जाने का आंकड़ा देखकर मैनेजर ली और निर्देशक यांग के चेहरे बहुत बदसूरत हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके विचार में यह एक बहुत ही निश्चित बात है। अब एक दुर्घटना हुई है जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते। धिक्कार है शिबियाओ जी, कंपनी ने उसे प्रशिक्षित किया था। वो स्पष्ट रूप से छोड़ना चाहती थी। उसने सपना देखा था, मैनेजर ली ने गुस्से में कहा। जाहिर है उन्हें केवल ये याद था कि कंपनी ने ली बिंग्यू को प्रशिक्षित किया था, और यह याद नहीं था कि कंपनी ने ली बिंग्यू के साथ कितना पैसा कमाया था। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 905, ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। आप उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, यांग ने शातिराना ढंग से कहा। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था, जो वसंत की हवा से काफी अलग था जब उसने ली बिंग्यू का सामना किया था। बेशक वो सोचती है कि हमारी कंपनी कहाँ है, आप चाहे तो आए और चाहे तो चले जाएं। अगर सभी कलाकार उसके जैसे होंगे तो हमारी कंपनी नहीं खुलेगी। प्रबंधक ली ने कहा कि कंपनी में उनके भी शेयर हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो कंपनी की शेयरधारक भी है। इसलिए ली बिंग्यू की छोड़ने की इच्छा के सामने वो आसानी से ली बिंग्यू के छोड़ने से सहमत नहीं होंगे, चाहे कंपनी के दृष्टिकोण से या अपने स्वयं के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। हालांकि महिला का अनुबंध समाप्त होने वाला है और वह अब कंपनी छोड़ने के लिए कृतसंकल्प है। हम क्या कर सकते हैं? निदेशक यांग ने कहा। अनुबंध देय है ना? जब तक वो कंपनी में है हमें उसकी बात सुननी होगी, मैनेजर ली ने कहा। प्रबंधक, आप क्या सोचते हैं? मैनेजर ली को ऐसा कहते देख निर्देशक यांग को लगता है कि उन्होंने एक समाधान सोच लिया है और जल्दी से पूछते हैं, क्या वो उच्च होने का दावा नहीं करती और चुंबन और बिस्तर के दृश्य करने में अनिच्छुक है? समय की उस आखिरी अवधि में हम उसे नाटक सीखने में मदद करेंगे। वो अब कंपनी में है, वो केवल हमारी व्यवस्था का पालन कर सकती है। प्रबंधक ली ने होठों पर मुस्कान के साथ कहा। ये निर्देशक यांग ने झिझकते हुए कहा, क्या होगा अगर वो तस्वीरें लेने से इनकार कर दे? मुझे नहीं लगता कि वो पैसे को बहुत महत्व देती है। उस समय वो सीधे अनुबंध का उल्लंघन करने और हमारे अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प चुनेगी। निर्देशक यांग के शब्द अनुचित नहीं है। हालांकि ली बिंग्यून अभी भी कंपनी के एक व्यक्ति हैं और उन्हें कंपनी के आदेशों का पालन करना चाहिए। कंपनी में किसी ने भी कंपनी के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और उनका भाग्य अवरुद्ध है, और कुछ लोग सीधे कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि उस समय वे पैसे खर्च करेंगे और बहुत सारे हैं। ली बिंग्यून की सामान्य शैली के अनुसार वो पैसे से प्यार करने वाली व्यक्ति नहीं है। उस समय वो वास्तव में कंपनी की व्यवस्था का पालन करने और परिसमाप्त क्षति के साथ अनुबंध को सीधे समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थी, जो असंभव नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो हमें दोष न दे, मैनेजर ली ने अपने चेहरे पर अनिश्चित भाव के साथ कहा। फिर उन्होंने निर्देशक यांग की ओर देखा और कहा, क्या आप हमेशा उसे पाना नहीं चाहते? उस समय अगर हमें उसे नशा करने या उसे भ्रमित करने, बिस्तर पर सुलाने और कुछ और तस्वीरें लेने का मौका मिलता है तो मैं नहीं विश्वास करें वो वास्तव में कंपनी के सामने अपना चेहरा बिगाड़ने की हिम्मत रखती है। उस स्थिति में हम उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने देंगे और मनोरंजन के क्षेत्र में बने रहेंगे। जब उन्होंने मैनेजर ली की बातें सुनी तो निर्देशक यांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसके विचार दूसरों को पता थे, लेकिन इसलिए भी कि वो उत्साहित था। वो वास्तव में लंबे समय तक ली बिंग्यू को चाहता था। कंपनी में कई महिला कलाकार थी और उन्होंने खूब सेक्स भी किया। हालांकि जब उन महिला कलाकारों की तुलना ली बिंग्यू से की गई तो वे तुरंत पिछड़ गई। एक अश्लील निर्देशक यांग के रूप में ली बिंग्यू एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। स्वाभाविक रूप से उसे कोई पता नहीं है
लेकिन पहले ली बिंगयून कंपनी के साइन बोर्ड थे और कंपनी पैसा बनाने के लिए उन पर निर्भर थी। इसलिए भले ही उसके पास ली बिंगयू के बारे में बहुत सारे विचार हो, फिर भी उसने ली बिंगयू को मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। किसी भी तरह से खेलने की बात तो दूर, उस स्थिति में ली बिंग का उल्लेख क्लाउड नहीं किया जाएगा। कंपनी के शेयरधारक हैं, उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से भिन्न है, ली बिंगयून वास्तव में कंपनी छोड़ना चाहते हैं। फिर कंपनी के वे शेयरधारक अब उसकी रक्षा नहीं करेंगे। अगर वो जाना भी चाहेगी तो भी वो उन शेयरधारकों को नाराज कर देगी। क्या उसके सामने प्रबंधक ली उनमें से एक नहीं है? ऐसे में अगर मैं ली बिंगयू से शुरुआत करूं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे भी अधिक मैनेजर ली ने जो कहा उसे समझ लिया। फिर जब मैं ली बिंगयू के साथ मिलूंगा तो मैं उसकी कुछ तस्वीरें लूंगा और उसे कंपनी में बने रहने की धमकी दूंगा। कंपनी के शेयरधारक न केवल खुद को दोषी ठहराएंगे बल्कि खुद को धन्यवाद भी देंगे। जबकि मैंने कंपनी के शेयरधारकों का आभार प्राप्त किया है, मैं लंबे समय तक ली बिंगयून पर भी कब्जा कर सकता हूं, जो एक पत्थर से दो शिकार करने की बात है। इसलिए निर्देशक यान जितना अधिक उत्साहित होना चाहते हैं, उनके चेहरे पर लाली उतनी ही अधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, आपको मेरा मतलब समझना चाहिए। आप इस तरह के काम में बहुत अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं। मैनेजर ली ने निर्देशक यान के हाव भाव को देखा और जान लिया कि वो अपने दिल में क्या सोचते हैं। हालांकि उसने अपने व्यवहार के बारे में बात नहीं की, फिर भी उसका अपने लिए कुछ उपयोग था। ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल सही था। प्रबंधक ली, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई समस्या न हो। निर्देशक यान ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी छाती थपथपाई कि उन्होंने इस तरह का काम एक से अधिक बार किया है। जिन फीमेल स्टॉस के हाथों में हैंडल होता है, वे खुद के प्रति आज्ञाकारी नहीं होती है। अन्यथा न केवल उनके पास मनोरंजन जगत में घुलने मिलने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। वे स्पष्ट रूप से अपना चेहरा फाड़ने से डरते हैं। दूसरी ओर मैनेजर ली के कमरे से निकलने के बाद ली बिंगयू और उसका सहायक ली बिंगयू के कमरे में लौट आए और उनके सहायक भी उनके पीछे पीछे अंदर आए। बिंगयू, क्या हो रहा है? अब आप मुझसे बात कर सकते हैं। हालांकि वो ली बिंगयू को कोई निर्णय लेने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसका सहायक स्पष्ट रूप से ली बिंगयू के मामलों के बारे में बहुत चिंतित है। अन्यथा जब उसका परिवार पूछता है तो ली बिंगयू कैसे उत्तर देती है? माफ करें, मैंने आपको पहले नमस्ते नहीं कहा। ली बिंगयू ने माफी मांगते हुए कहा कि हालांकि वे सहायक और नियोक्ता है, आखिरकार वे इतने लंबे समय से एक साथ हैं और उनका रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा है। हर बार ली बिंगयू को अपने सहायक के साथ कुछ चर्चा करनी होती है, लेकिन इस बार उन्होंने कंपनी छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने सहायक को पहले से नमस्ते नहीं कहा, जिससे वो थोड़ी नाखुश हो गई। क्या चल रहा है? वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हुआंग फैंग एक मनोरंजन कंपनी खोलना चाहता है और मेरी वर्तमान कंपनी का अनुबंध समाप्त होने वाला है। साथ ही मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता, सीधे ली ने समझाया। मुझे पता है कि ली बिंगयून के स्पष्टीकरण से उसकी सहायक इतनी चकित हो गई कि वो वापस आई और बोली, हुआंग फैंग, क्या वो आखिरी हुआंग फैंग है? क्योंकि वो एक मनोरंजन कंपनी खोलना चाहता है, आप उसकी कंपनी में जाना चाहते हैं, इसलिए आप चुने सीधे अनुबंध समाप्त करने के लिए? ली बिंगयू ने सिर हिलाया और कहा, वो वास्तव में उन कारणों में से एक है जिसके लिए मैंने छोड़ने का फैसला किया। अपने सहायक के लिए ली बिंगयू ने छुपना नहीं चुना। हालांकि उसके सहायक ने भौहें चढ़ाई और कहा, बिंगयून, क्या आपका निर्णय बहुत जल्दबाजी में है? भले ही हुआंग फैंग एक मनोरंजन कंपनी शुरू करना चाहता है, ये सिर्फ शुरुआत है। मनोरंजन उद्योग को मिश्रण करना कितना मुश्किल है, आपको पता होना चाहिए कि वो कितना विकास कर सकता है। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके पास कोई संपर्क या संसाधन नहीं होता है। क्या यह आपके भविष्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है? ली बिंगयू के सहायक हुआंग फैंग के लिए ली बिंगयू की भावनाओं के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें एक अस्पष्ट भावना भी है। अब ये देखते हुए कि ली बिंगयू ने हुआंग फैंग की मदद करने के लिए सीधे नियुक्ति समाप्त करने का फैसला किया, उसने पाया कि उसने पहले जो सोचा था, हुआंग फैंग के लिए ली बिंगयू की भावनाएं उतनी सटीक नहीं लगती हैं, जो ली बिंगयू की अभी अच्छी भावना है। ये हुआंग फैंग को बेचने की लय है। हुआंग फैंग के लिए वो अपना भविष्य खुद बनाने की इच्छुक है। नहीं, मुझे पहले बिंगयू के परिवार को इस मामले से निपटने के लिए कहना होगा। ली बिंगयू के सहायक ने मन ही मन सोचा। पहले उसे मामले की गंभीरता का एहसास नहीं था। उसने सोचा कि ली बिंगयू केवल हुआंग फैंग की शौकीन थी, शायद कुछ समय बाद वो हुआंग फैंग को भूल जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो थी गलत। अगर वो इस तरह लिप्त रही तो ली बिंगयू और भी गहरे में डूब जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास ऐसे संसाधन और संपर्क नहीं है जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं इन वर्षों में मनोरंजन जगत में कुछ लोगों और संसाधनों को जानता हूँ जो हुआंग फैंग की मदद कर सकते हैं, ली बिंगयू ने स्वाभाविक रूप से कहा। ली बिंगयू को नहीं पता कि हुआंग फैंग एक मनोरंजन कंपनी खोलने पर भरोसा कर रहे हैं। वो सोचती है कि हुआंग फैंग इस उद्योग में आए हैं क्योंकि वो देखती है कि मनोरंजन उद्योग बहुत लाभदायक है और मनोरंजन उद्योग के बारे में उत्सुक है। क्योंकि वो हुआंग फैंग के व्यवहार को नहीं रोक सकती, वो केवल अपने प्रयासों से हुआंग फैंग की मदद कर सकती है। बिंगयू, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? ली बिंगयू के सहायक ने उत्सुकता से कहा, मैं हुआंग फैंग की मदद करने की कोशिश करने की आपकी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा करने के लिए बहुत साहसी हैं। आप जानते हैं कि मनोरंजन सर्कल को कितनी बार अपडेट किया जाता है। जब तक आप सार्वजनिक दृश्य में नहीं आते हैं कुछ समय के लिए, वे लोग आपको आसानी से भूल जाएंगे। यदि आप वर्तमान कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपके निर्णय को समझ सकता हूं और आपसे सहमत हूं। आखिरकार ये कंपनी आपकी ज्यादा परवाह नहीं करती है, लेकिन आपके जाने के बाद आपको ऐसा करना चाहिए। हुआंग से न जुड़े फैंग की नई कंपनी, लेकिन अन्य पुरानी कंपनियों में शामिल होना चाहिए। यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आपको उसकी कंपनी में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुनना होगा। अपने सहायक की सहायता के सामने ली बिंगयू बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि यदि वो वैसा करेगी जैसा उसके सहायक ने कहा था तो वो हुआंग फैंग की भी मदद कर सकती है। हालांकि वो इसमें शामिल होने में उतनी मदद नहीं कर सकी। सिस्टर ली, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। यह कोई निर्णय नहीं है जो मैंने आवेग में लिया है। आप मुझे जानती हैं, मैं पैसे या प्रसिद्धि के लिए गाना और अभिनय नहीं कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ इसलिए हूँ मेरे शौक के कारण, भले ही मेरी लोकप्रियता में गिरावट आई हो, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात क्यों नहीं है? क्या वर्षों से आपके सभी प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं? ली बिंगयून की सहायक सलाह देना जारी रखने को तैयार नहीं है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन खंड 10। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 906 यूमो आ गया है। ये कैसे कहा जा सकता है कि यह व्यर्थ था? ली बिंगयून ने कहा, मैं अधिक पैसा कमाने या उच्च पद पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने अभिनय कौशल में सुधार करने, अपने गायन के स्तर में सुधार करने और अपने प्रशंसकों के योग्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। वास्तव में मैंने ये किया है, इसलिए मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। ली बिंगयू को देखने के लिए या अपनी राय पर जोर देने के लिए वो एक सहायक है जो ली बिंगयू को बहुत अच्छी तरह से जानता है और जानता है कि उसके लिए अपने विचारों को बदलना मुश्किल है। अगर आप इस मामले को बदलना चाहते हैं तो आप इसे अन्य तरीकों से ही कर सकते हैं। सहायक के चले जाने के बाद ली बिंगयून अपने बिस्तर पर अकेली थी, लेकिन वो हुआंग फैंग के बारे में सोच रही थी। हुआंग फैंग की नई कंपनी के लिए वो शून्य से शुरुआत करने को तैयार थी। भले ही वो अंत में विफल रही, उसे इसका अफसोस नहीं होगा। भले ही वो भविष्य में हुआंग फैंग के साथ कड़ी मेहनत करना चाहती हो, वो उस दिन को पहले आते देखने के लिए उत्साहित और उत्सुक है। इस समय हुआंग फैंग को पता था कि ली बिंगयून ने अपनी कंपनी के लिए अपनी मूल कंपनी से नाता तोड़ लिया था, जो आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं हुई थी। ली बिंगयून ने उन पर भरोसा किया क्योंकि उन्होंने अपना भविष्य अपनी फिल्म और टेलीविजन कंपनी पर लगाया था जिसकी कोई छाया नहीं थी। जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे तो उन्होंने पाया कि बाई जियाओरो अभी अभी वापस आई थी। उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि वो दिन में व्यस्त नहीं थी। अब उसका मुख्य काम पेंगर्स की जांच करना है। आज शाम पेन परिवार मेरे पास आया। हुआंग फैंग बाई जियाओरो के पास बैठने के लिए आए और उनसे कहा। पेन चेनफू के पिता बाई जियाओरो ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। इतना खराब भी नहीं। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने लोगों को मेरा पीछा करने और मेरा परीक्षण करने की कोशिश करने के लिए भेजा। पेन, लोग आप पर संदेह कर रहे हैं। इससे पहले पेन चेनफू के पिता ने मुझसे पूछा था कि यह वीडियो कैसे आया और इसे किसने रिकॉर्ड किया है। ऐसा अनुमान है कि वे पहले से ही जानते थे कि पेन चेनफू को कैतियान ने नहीं मारा था। बाई जियाओरो ने कहा। आपकी जांच कैसी चल रही है? क्या आपको कोई सबूत मिला? हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो के साथ वीडियो के बारे में बात करना जारी नहीं रखा, लेकिन उसकी जांच के बारे में पूछा। कोई प्रगति नहीं। वो आदमी कोई पुराना हाथ होगा। घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं बचा है। बाई जियाओरो ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सियाए तियान की मौत की जांच की, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें ये साबित करने के लिए सबूत मिल सकते हैं कि यह पेन का हाथ था। वास्तव में भले ही आपको लगे कि यह पेन परिवार के गार्ड का हाथ है, अंत में पेन परिवार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से इसे गार्ड पर धकेल देंगे। उसके बाद केवल एक और मृत होगा आदमी बर्तन ले जा रहा है। हुआंग फैंग ने कहा कि इस अवधि के बाद उन्हें यह भी समझ आया कि उनके दिलों में परिवार के हित हमेशा पहले हैं। जहां तक दूसरों की बात है, कुछ भी त्याग नहीं किया जा सकता। हितों की खातिर वे अपने बच्चों की अंतिम खुशी का त्याग कर सकते हैं। गार्ड की तो बात ही छोड़िए। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग के शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। वो इन बड़े परिवारों के बारे में हुआंग फैंग से अधिक जानती है। वो अभी भी जांच कर रही है कि क्या कोई अप्रत्याशित खुशी होगी। हालांकि ऐसा लगता है कि यह अभी भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। हुआंग फैंग ने कहा। यूमो आज यहाँ आए। जब उसने सुयूमो का नाम सुना तो बाई जियाओरो थोड़ा अप्राकृतिक हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे स्वीकार किया या नहीं। हुआंग फैंग के साथ उसका रिश्ता जरूर था, इसलिए वो हमेशा हुआंग फैंग की असली प्रेमिका के सामने अप्राकृतिक महसूस करती थी, भले ही उसने केवल उसका नाम ही सुना हो। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या आप हम दोनों के बारे में जानते हैं? बाई जियाओरो ने पूछा। यह अनिश्चित होना चाहिए, लेकिन कुछ संदेह हो सकता है, हुआंग फैंग ने कहा। क्या आप उसे समझाने की कोशिश नहीं करते? अन्यथा मैं कल चला जाऊंगा। इतने लंबे समय तक यहाँ रहना वास्तव में असुविधाजनक है, बाई जियाओरो ने कहा। बाई जियाओरो वास्तव में बाहर जाना चाहती है। चूंकि उसका हुआंग फैंग के साथ रिश्ता था, इसलिए उसका यह विचार है। जब दोनों लोगों के बीच पहले ऐसा कोई अंतरंग संबंध नहीं था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वो शांति से हुआंग फैंग का सामना कर सकती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल अलग है। अब वो हर दिन हुआंग फैंग को देखती है। वो आदमी जिसने उसे पहली बार छीन लिया था, उसके दिल में कुछ अजीब भावना होगी। साथ ही बाई जियाओरो को भी लगता है कि अगर वो यहीं रहती रही तो वो सचमुच गिर सकती है। अब भी उसे लगता है कि उसके दिल में हुआंग फैंग की स्थिति है और अनुपात बहुत बड़ा है, जो उसे थोड़ा डरा हुआ और भ्रमित करता है। वो नहीं जानती कि क्या करना है। आखिरकार हुआंग फैंग एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो जानती है और हुआंग फैंग अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसकी स्थिति शर्मिंदा होगी। हालांकि हुआंग फैंग ने पहले कहा था कि वह चाहता है कि उसकी सभी महिलाएं उसका अनुसरण करें। बाई जियाओरो के लिए ये कहना असंभव था कि वो सुयूमो से सहमत नहीं होगी यदि वो दूसरों के बारे में बात नहीं करती। आखिरकार हुआंग फैंग मूल रूप से केवल उसी का था। यदि हुआंग फैंग की महिलाएं अधिक हो गई तो हुआंग फैंग का प्यार विभाजित हो जाएगा और वो हुआंग फैंग के एकमात्र पालतू जानवर का प्यार प्राप्त नहीं कर पाएगी। आप कहीं नहीं जाना चाहते। हुआंग फैंग बाई जियाओरो के बगल में बैठता है और उसे गले लगाता है। बाई जियाओरो संघर्ष करना चाहती है, हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति बहाल हो गई है। ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग ताकत के मामले में प्रतिद्वंद्वी नहीं है और बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकती है। क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, बाई जियाओरो ने धीमी आवाज में कहा कि उसके चेहरे पर और भी लाल रंग थे। हालांकि वो संघर्ष कर रहा था, फिर भी वो उतना उग्र नहीं था। मत डालो, हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें नहीं पता क्यों। बाई जियाओरो का सामना करते समय उन्हें हमेशा मजबूत होने की भावना पसंद थी। आप वैसे भी कहीं नहीं जाना चाहते। क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के नाराज होने का डर नहीं लगता? बाई जियाओरो से पूछा। वास्तव में वो पहले से ही जानती है कि मेरे पास अन्य महिलाएं भी हैं, हुआंग फैंग ने कहा। कौन? वो गुस्सा नहीं हुई और तुम्हें हिजड़ा बनने के लिए नहीं कहा।
भाई जियाओरो ने अपना सिर उठाया और पूछा, जाहिर है मैं अभी भी इस बारे में उत्सुक हूँ। तान मुक्सु, तुमने इसे देखा है? हुआन फेंग ने कहा। यूमो थोड़ा नाराज होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है। मुझे बस इतना कहना है कि उसने पहले आपको असामान्य तरीके से देखा था। भाई जियाओरो ने कहा, लेकिन हुआन फेंग, आप कर सकते हैं। सु यूमो और तान मिक्स्यू दोनों प्रसिद्ध शाही महिलाएं हैं। इसके अलावा वे अच्छे दोस्त और अच्छे दोस्त हैं। आपने उन्हें धोखा दिया है और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाई जियाओरो आश्चर्यचकित है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुयुमो या तांग मिक्स्यू, वे दोनों उत्कृष्ट हैं। जब वो राजधानी में थी तो उसने सुना कि बहुत सारे डूडूगोंगजी थे जो उनका पीछा करना चाहते थे। हालांकि वे सफल नहीं हुए। जाहिर है उनका नजरिया अब भी बहुत ऊंचा है। ये सिर्फ इतना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऊंची दृष्टि वाले दो लोगों का एक ही समय में हुआंग फैंग द्वारा पीछा किया जाएगा। इसके अलावा दोनों को अब एक दूसरे के अस्तित्व का भी पता चल गया है। इस मामले में वे हुआंग फैंग के साथ रहने को तैयार है। बाई जियाओरो कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकती? कैसे बोले? हुआंग फैंग ने बाई जियाओ की गांड पर थपथपाया और बाई जियाओ का चेहरा अचानक लाल हो गया। राजधानी में उन पुरुषों को उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी और उसका पुरुषों से संपर्क भी बहुत कम था। उसे इस तरह कब परेशान किया गया था? हालांकि हुआंग फैंग को किसी भी प्रकार का विरोध महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हुआंग फैंग के साथ उसके घनिष्ठ संपर्क के लिए भी उसकी कुछ छिपी हुई उम्मीदें थीं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उन दोनों के प्रति ईमानदार हूँ? हुआंग फैंग ने जारी रखा। मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ कि आपका कोई चेहरा या त्वचा नहीं है और एक ही समय में दो लड़कियों की तरह आप अभी भी इतना खुलकर कह सकते हैं? वाई जियाओरो ने एक नजर में कहा कि उन्हें हुआंग फैंग की बेशर्मी की अधिक समझ है। बेशक मैं इससे बच सकता हूँ। भावनात्मक रूप से मैंने उन दोनों को धोखा नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप मेरे दिल में उसी स्थिति में हैं, हुआंग फैंग ने कहा। नहीं, मैंने अभी तक तुमसे कोई वादा नहीं किया है। सो यूमो और तांग मिक्स्यू, दो मूर्ख लड़कियां, तुमने धोखा दिया है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, बाई जियाओरो ने कहा। आप और कहाँ जाना चाहेंगे? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हुआन फैंग ने बाई जियाओरो को अपने करीब लाने के लिए अपने हाथों में कुछ ताकत जोड़ते हुए कहा। बाई जियाओरो अब हुआन के बहुत करीब है। जब वो ऊपर देखती है तो वो हुआन फैंग की सांसों को महसूस कर सकती है, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कता है। लेकिन हुआन फैंग के पास कोई अन्य विचार नहीं था। हालांकि उसने नीचे देखा और देखा कि बाई जियाओरो का चेहरा लाल था और सांस फूलने के बाद उसका दिल उसके साथ चला गया और उसका सिर बेहोश हो गया। मुझे लगता है कि हुआन फैंग और भी करीब आ रहा है। बाई जियाओरो बचना चाहती है, लेकिन वो बहुत ईमानदार है और उसके पास कोई कार्रवाई नहीं है। जब हुआन फैंग उसके पास आती है तो उसके पास केवल नहीं कहने का समय होता है। फिर वो जो कहना चाहती है वो उसके मुंह में बंद हो जाता है। इसे कहने का कोई उपाय नहीं है। ये हुआन फैंग का बाई जियाओरो का पहला चुंबन है जब वो जाग रहा है। वो थोड़ा नर्वस और उत्साहित भी है। बाई जियाओरो का प्रदर्शन और भी खराब है। हुआन फैंग ने उसे चूमने के बाद उसका शरीर अचानक अकड़ गया और हुआन फैंग को धक्का नहीं दिया, हालांकि वो उससे मेल नहीं खाता था। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से बाई जियाओरो के असहयोग से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसके हाथ निष्क्रिय नहीं है और वो बाई जियाओरो के शरीर को टटोलना शुरू कर देता है, जिससे बाई जियाओरो की सांसें और तेज हो जाती है। हालांकि उनका शरीर इतना कठोर नहीं है। फिर हुआन फैंग के मार्गदर्शन में वो धीरे धीरे सहयोग करना शुरू कर देता है। फिर हुआन फैंग बाई जियाओरो को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो जाता है और अपने शयन कक्ष की ओर चल देता है। बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से समझती है कि आगे क्या होगा। हालांकि वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसका इरादा हुआन फैंग को रोकने का नहीं था। हो सकता है उसने इसके बारे में अपने दिल में सोचा हो, लेकिन उसका शरीर इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। जब हुआन फैंग इत्मीनान से बाई जियाओरो के साथ खुशी का आनंद ले रहा था, पेन चेंगफू के पिता इतने अच्छे मूड में नहीं थे। एनबीएसपी छोटा नया संस्करण, नया तेज और स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 907 क्यू निंगशुंग का उपचार। आपने क्या कहा? आप कहते हैं कि उसने आपको त्याग दिया है? पेन चेनफू के पिता ने आश्चर्य से सामने गार्ड की ओर देखा। 2 घंटे से अधिक समय पहले गार्ड अभी भी जोश से भरा हुआ था। इस समय उसकी आंखें सूनी थी और उसका सारा शरीर इस प्रकार मृत हो गया था मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उन्होंने जो बताया वो पेन चेनफू के पिता को आश्चर्यचकित कर गया। उसकी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई थी और अपराधी हुआन फैंग था। हाँ, गार्ड ने यंत्रवत उत्तर दिया। इस समय उन्हें अधिक क्रोध नहीं था। यदि प्रारंभ में उसके पास आंतरिक शक्ति नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास आंतरिक शक्ति हो सकती थी और फिर उसे हुआन फैंग ने अवशोषित कर लिया। हानि की यह भावना अन्य लोगों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि मैंने पहले इस हुआन फैंग को कम आंका था। पेन चेनफू के पिता ने इस गार्ड की स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी राय में ये गार्ड सिर्फ उनके पेन परिवार के नौकर है और वे अधिक ध्यान देने योग्य नहीं है। वो हुआन फैंग में अधिक रुचि रखते हैं। हालांकि वो जानता था कि हुआन फैंग पहले राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से था, उसके पास कुछ कौशल होने चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। उसने जो अंगरक्षक भेजा था वो कमजोर नहीं था। हालांकि हुआन फैंग के सामने उनका कोई विरोध नहीं था। वह हार गया, लेकिन उसने आंतरिक शक्ति को आत्मसात कर लिया। क्या आपने उसके द्वारा उपयोग किए गए कुंग फू का पता लगाने की कोशिश की? पेन चेंगफू के पिता ने आखिरकार गार्ड की ओर देखा, लेकिन उसने जो कहा उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो इस बात को लेकर अधिक चिंतित थे कि क्या हुआन फैंग और उनके बेटे की मौत का एक दूसरे से कोई लेना देना है। नहीं, गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, हुआन फैंग का कुंग फू बहुत खास है। इसके अलावा वो ज्यादा हरकतें नहीं करता है, इसलिए मैं फैसला नहीं कर सकता। कितना बेकार है, पेन चेनफू के पिता ने डांटा कि हालांकि गार्ड ने बहुत कुछ खो दिया क्योंकि उसने उसके आदेश का पालन किया था। पेन चेनफू के पिता को उस पर दया नहीं आई, बल्कि गुस्सा आया क्योंकि उसने कार्य पूरा नहीं किया। गार्ड ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला।
वो जानता था कि इस बार उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वो पेन चेंगफू के पिता के चरित्र को भी जानता था, इसलिए उन्हें अपने पिता की प्रतिक्रिया पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जारी रखें। पेन चेंगफू के पिता ने गार्ड से कहा, स्वर अभी भी थोड़ा नहीं बदला है, और उसने शुरू से अंत तक एक शब्द की भी परवाह नहीं की। गार्ड भी बहुत निराश हुआ। मूलतः उनके नेता की अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। उसने सोचा कि उसका मौका आ गया है और वो उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अब वो ऐसा हो गया है। वो तो बस एक मौका है, कोई नहीं होगा। गार्ड के चले जाने के बाद पेन चेंगफू के पिता अभी भी हुआन फैंग के बारे में सोच रहे थे। अब हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हुआन फैंग के पास भी आंतरिक शक्ति होगी। इसके अलावा आंतरिक शक्ति अभी भी थोड़ी अजीब है, अन्यथा गार्ड को हराना इतना आसान नहीं होगा। इससे पता चलता है कि हुआन फैंग की ताकत अभी भी बहुत मजबूत है और ऐसा विशेषज्ञ अदृश्य होना चाहता है। अपने ही बेटे को मारना भी संभव है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या यह उस कुतिया की वजह से है? पेन चेंगफू के पिता ने मन ही मन सोचा। जहां तक उसके मुंह में गंदी महिला का सवाल है, वो तांग मिक्स्यू है। अगर उसके शब्द नहीं होते तो उसका बेटा ऐसा नहीं करता कि शिंग आते हैं और अप्रत्याशित रूप से मर जाते हैं। इसलिए तांग मिक्स्यू भी अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। हालांकि तांग मुक्यू के परिवार की शक्ति छोटी नहीं है, इसलिए इस वजह से उसके लिए तांग परिवार के खिलाफ लड़ना असंभव है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका परिवार उसका साथ नहीं देगा। हालांकि इससे इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि पेंग चेंगफू के पिता अपने दिल में टैंग मिक्स्यू से नफरत करते हैं। अब टैंग मिक्स्यू और वह हत्यारा जिसने उसके बेटे को मार डाला, वे दो लोग हैं जिनसे पेंग चेंगफू के पिता सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। केवल उसे असली कातिल नहीं मिला जिसने उसके बेटे को मार डाला, और हुआन फैंग सबसे अधिक संदिग्ध है। हालांकि उसके पास भी कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा हुआन फैंग की पहचान भी बेहद खास है। यदि कोई सबूत नहीं है तो वो यादृच्छिक कदम नहीं उठा सकता। हो चाहे तुम कोई भी हो, मेरे बेटे को मार डालो, मैं तुमसे तुम्हारे खून की कीमत चुकाऊंगा, पेन चेंगफू के पिता ने सोचा। दूसरे दिन जब हुआन फैंग ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने जो देखा वो बर्फ की सफेदी का स्पर्श था, जो सामान्य से अलग था। जब वो उठा तो बिस्तर पर अकेला था। हालांकि आज उसकी बाहों में एक और है। गोरी त्वचा हुआन फैंग को भी चमकदार महसूस कराती है। एनिंग हल्की सी आवाज के साथ उसकी बाहों में बैठा आदमी थोड़ा हिल गया। फिर उसने अपना सिर उठाया, चकित नींद में हुआन फैंग को देखा और थोड़ा स्तब्ध हो गया। फिर वो वापस आ गया। उठो, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए बाई जियाओरो से कहा। कुआ हालांकि दिल अभी भी हुआन फैंग का सामना करने में थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन बाई जियाओरो या धीरे से करना चाहिए। क्या आप कल रात सहज थे? हुआन फैंग ने पूछा। आप अभी भी यह कहते हैं? हुआन फैंग पर बाई जियाओरो के दुर्लभ कोक्वेटिश ट्विस्ट ने हुआन फैंग को अपने दांत दिखाने पर मजबूर कर दिया। बीती रात दोनों के बीच काफी भीषण लड़ाई हुई। हुआन फैंग और बाई जियाओरो दोनों के पास आंतरिक शक्ति थी। बेशक सहनशक्ति और धैर्य को लेकर कोई समस्या नहीं थी, उच्च कठिनाई वाली हरकतें भी की जा सकती हैं। इसलिए हुआन फैंग के अनुरोध पर बाई जियाओरो ने कल रात बहुत कुछ किया। अगर वह आना चाहती तो वो शर्मा जाती। अब हुआन फैंग को ये कहते हुए देखकर निश्चित रूप से वो शर्मिंदा नहीं हो सकती। हुआन फैंग ने सीधे मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप आराम से सो रहे थे? बाई जियाओरो ने कहा, आरामदायक आरामदायक, ठीक है। हालांकि उसने इसे शर्म से कहा। बाई जियाओरो ने जो कहा वो सच था। वो अकेली सोती थी, लेकिन हुआन फैंग के साथ आखिरी उलझन भरे रिश्ते के बाद वे एक रात के लिए एक साथ सोए। बाद में वो हुआन फैंग के आलिंगन से चूक गई। बेशक उसे ये कहने में शर्मा रही थी। कल रात वो फिर से उस आलिंगन में चली गई। नींद बहुत ठोस, बहुत आरामदायक भी। उस स्थिति में चलो हर दिन बाद में एक साथ सोए, हुआन फैंग ने कहा। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? बाई जियाओरो ने कहा, लेकिन वो पहले ही उठ चुकी थी, क्योंकि उसने पाया कि हुआन फैंग का शरीर फिर से बदल गया था। अगर वो नहीं जाती तो शायद वो नहीं जा पाती। हुआन फैंग ने बाई जियाओरो के दिमाग को भी देखा। उसने उसे पकड़कर बिस्तर पर दबा दिया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, बेशक तुम फिर से दौड़ना चाहोगी? कौन भागना चाहता है? क्या ये पूरा दिन नहीं है? अभी तक नहीं उठा है? सफेद छोटा नर्म रास्ता बचाता है। अभी भी जल्दी है। हम जल्दी क्यों उठते हैं? क्या हमें खेल खेलना चाहिए? हुआन फैंग ने कहा। ऐसा मत करो। बाई जियाओरो ने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग के शब्दों का अर्थ समझती हैं। हालांकि उनकी राय स्पष्ट रूप से हुआन फैंग द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। उन दोनों ने आगे कुछ व्यायाम किया, इसलिए वे उठ गए। और कल रात की घटना के साथ बाई जियाओरो ने यह मामला सामने नहीं रखा कि वो बाहर जाना चाहती है। पिछली रात वो हुआन फैंग के साथ ऐसा करना जारी रख सकती है, जिसका अर्थ है कि उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया है जो स्पष्ट रूप से हुआन फैंग को नहीं छोड़ने का है। सावधान रहें, पैंगों में से कोई भी गलती करने में अच्छा नहीं है। चूंकि उन्होंने आप पर संदेह किया है और आपके हाथों नुकसान उठाया है, इसलिए वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। जब उन्होंने नाश्ता किया तो बाई जियाओरो ने हुआन फैंग को याद दिलाया। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो पिछले कुछ समय से पेंग परिवार पर नजर रख रहा है। इसके अलावा पेंग परिवार भी राजधानी में एक बड़ा परिवार है, इसलिए बाई जियाओरो स्वाभाविक रूप से पेंग परिवार के काम करने के तरीके को जानती है। इसलिए वो हुआन फैंग के आराम के बारे में चिंतित है। हालांकि हुआन फैंग का कौशल बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि बाई जियाओरो को भी नहीं पता कि हुआन फैंग कितना मजबूत है। हालांकि भाले को छिपाना आसान है, लेकिन इसे रोकना कठिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआन फैंग कितना शक्तिशाली है। अगर पेंग अन्य तरीकों से खेलते हैं तो हुआन फैंग को नुकसान होगा। मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। हुआन फैंग ने कहा कि पेंगस के लिए वो कभी लापरवाह नहीं रहे और अपने परिवार को बड़ा बना सकते हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हुआन फैंग कुछ कौशल वाले इन लोगों को नीची दृष्टि से नहीं देखता है। साजिश के मामले में वो इन लोगों से कहीं ज्यादा खराब है। उसके बाद हुआन फैंग क्यू निंगशुन को खोजने के लिए निकला। कल उसने तियानलिन को उसकी आंखें ठीक करने में मदद की। आज क्यू निंगशुन को उसके शरीर से गोलियां निकालने में मदद करने का समय आ गया है। क्यू निंगशुन हुआन फैंग का कॉल पाकर बहुत खुश है। इन दिनों उसे अच्छा आराम नहीं मिला है। वो हमेशा सोचती है कि हुआन फैंग को बुलाऊं या नहीं।
हालांकि जब वो सोचती है कि हुआंग फैंग की कोई गर्लफ्रेंड है तो वो थोड़ी झिझकने लगती है। वो सोचती है कि उसे हुआंग फैंग के साथ उलझते नहीं रहना चाहिए। अगर उसे ऐसा करना चाहिए तो उसे करना ही होगा, इसलिए उसने हुआंग फैंग को नहीं बुलाया। हालांकि जब हुआंग फैंग ने फोन किया तो वो बहुत खुश हुई। वो जानती थी कि उसमें अपनी खुशी दिखाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए फोन पर उसकी आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्यू निंगशुंग ने कहा। उसकी आवाज में ज्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अभी भी उसके शब्दों में कभी पा सकते हैं। जाहिर है उसका दिल उतना शांत नहीं है जितना उसने दिखाया था। हालांकि हुआंग फैंग को स्पष्ट रूप से क्यू निंगशुंग का भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं मिला। जब उसने सुना कि क्यू निंगशुंग का स्वर इतना ठंडा था तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने पिछली एसएमएस घटना के बारे में सोचा। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास आज समय है? मैं उस गोली को आपके शरीर से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। हुआंग फैंग को ये कहते हुए सुनकर क्यू निंगशुंग की भावनाओं में और अधिक उतार चढ़ाव आया। सच कहूं तो हुआंग फैंग वास्तव में उसकी परवाह करता है। पहले उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन हुआंग फैंग हर समय इसके बारे में सोचता रहा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे घर आओ, क्यू निंगशुंग ने कहा कि वास्तव में वो इस समय पुलिस बल में जा रही थी। हालांकि चूंकि हुआंग फैंग ने उसके साथ एक नियुक्ति की थी, इसलिए उसके लिए पुलिस बल से छुट्टी मांगना स्वाभाविक था। जाहिर तौर पर गोली को बाहर ले जाना असंभव था, इसलिए उसे अपने घर जाने का विकल्प चुनना पड़ा। ठीक है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद उसने अपनी दिशा बदल दी और क्यू निंगशुंग के घर की ओर चला गया। एनबीएसपी छोटा नया संस्करण, नया तेज और स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 908 को फिर से गलत समझा गया। जब हुआंग फैंग क्यू निंगशुंग के घर की ओर गाड़ी चला रहा था, क्यू निंगशुंग भी घूम रहा था और घर चला रहा था। जहां तक थाने की बात है तो उन्होंने फोन कर सीधे छुट्टी मांगी। जब क्यू निंगशुंग घर पहुंची तो उसके माता पिता बाहर गए हुए थे, इसलिए जब हुआंग फैंग आया तो केवल क्यू निंगशुंग ही घर पर अकेली थी। चाचा और चाची के बारे में क्या? हुआंग फैंग के दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सचिव क्यू और उनकी पत्नी को नहीं देखा। उसने उनसे सहजता से पूछा। वो और सचिव क्यू एक दूसरे के बहुत अधिक संपर्क में नहीं थे, इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। आज जब वो यहाँ आया तो उन्हें वे नहीं दिखे तो उसने उनसे यूं ही पूछ लिया। घर से बाहर क्यू निंगशुंग ने गुस्से में कहा, क्या तुम मेरे पास आते हो या उनके पास? हुआंग फैंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह आपके लिए है। तो फिर इतना मत पूछो, अंदर आ जाओ। क्यू निंगशुंग ने कहा कि हालांकि वो हुआंग फैंग के साथ अच्छी तरह से बात करने के बारे में सोच रहे थे, अन्यथा हुआंग फैंग ने कई दिनों तक उनसे संपर्क नहीं किया। हालांकि जब उसने बात की तो उसने अपना स्वाद बदल दिया और अनजाने में हुआंग फैंग पर दौड़ना चाहता था। हुआंग फैंग क्यू निंगशुंग के पास आते हैं और वे बैठने के लिए हॉल में आते हैं। क्योंकि क्यू निंगशुंग के माता पिता घर पर नहीं है, उन्हें इलाज के लिए क्यू निंगशुंग के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। आए शुरू करें, हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग से कहा। कुआ, क्यू निंगशुंग ने भी सिर हिलाया। हालांकि वो कहती रही थी कि वो ठीक है और गोली उसके शरीर में लगी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हाल ही में क्यू निंगशुंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर स्वस्थ स्थिति में नहीं लग रहा था। कभी कभी जोरदार व्यायाम के बाद उसे सांस लेने में कुछ कठिनाई महसूस होती थी, जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। साथ ही कभी कभी उसके दिल में हल्का दर्द भी महसूस होगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल के विशेषज्ञ अब तक कोई सटीक समाधान नहीं निकाल पाए हैं। इसलिए क्यू निंगशुंग को हुआंग फैंग के इलाज से कुछ उम्मीदें हैं। वो अपने शरीर में ऐसा कोई छिपा खतरा नहीं छोड़ना चाहती जो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए अच्छा न हो। फिर वे आमने सामने बैठ गए। हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग के दिल पर हाथ रखा। वो क्यू निंगशुंग के शरीर में गोलियों को पिघलाने और विघटित करने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था। हालांकि जब हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग के शरीर पर अपना हाथ रखा तो वे दोनों दंग रह गए। पहले हुआंग फैंग सिर्फ क्यू निंगशुंग को इलाज में मदद करना चाहता था, लेकिन वो क्यू निंगशुंग के शरीर में गोली की स्थिति भूल गया। हाँ, एक लड़की के लिए ये थोड़ा अजीब है। तो हुआंग फैंग की हथेली न केवल उसके दिल में है बल्कि उसकी छाती में भी है। हालांकि क्यू निंगशुंग ने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं, हुआंग फैंग अपनी छाती के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा उनके दाहिने हाथ के व्यक्तिगत स्पर्श के परिणाम के अनुसार क्यू निंगशुंग की छाती हुआंग फैंग के अनुमान से बड़ी है। हालांकि वो आमतौर पर जो कपड़े पहनती है उनमें ढकने का प्रभाव दिखता है। थोड़ी देर के लिए दृश्य में अजीब सन्नाटा छा गया। जाहिर है दोनों को एहसास हुआ कि यह मुद्रा अनुचित लग रही है। हालांकि वे दोनों ये भी समझ गए कि हुआंग फैंग वास्तव में क्यू निंगशुंग का फायदा उठाना चाहता था, न कि उसका फायदा उठाना चाहता था। आगे बढ़ो, क्यू निंगशुंग शर्मा गई और उसने अपने दांत काट लिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति ने वास्तव में उसे शर्मसार कर दिया है। एक विषमलैंगिक ने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। वो न केवल उसे रोक नहीं सका बल्कि उसे आगे बढ़ने भी दिया। इससे क्यू निंगशुंग के दिल में स्वाभाविक रूप से कुछ अलग भावनाएं पैदा हुई। ओह हाँ, हुआंग फैंग ने यह भी कहा कि इस समय केवल जल्द से जल्द उपचार चुनने से शर्मनाक स्थिति से बचा जा सकता है। इसलिए हुआंग फैंग ने जल्दी से अपने दिमाग को इकट्ठा किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके इसे अपने दाहिने हाथ के माध्यम से क्यू निंगशुंग के शरीर में संचारित किया। वास्तव में क्यू निंगशुंग को इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, हुआंग फैंग ने जानबूझकर ऐसा किया। आखिरकार जब हुआंग फैंग कॉफी शॉप में उसकी जांच कर रहा था तो उसने उसकी छाती को नहीं छुआ। इसके बजाय क्यू निंगशुंग ने सिर्फ पल्स चेकिंग द्वारा हुआंग फैंग के चेहरे की जांच की। हालांकि क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग की अभिव्यक्ति और हुआंग फैंग के बारे में उनकी समझ को देखा, जिससे उन्हें लगा कि हुआंग फैंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हुआंग फैंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर ये सिर्फ एक इम्तिहान है तो उसके लिए दिल पर हाथ रखना गैर जरूरी है। हालांकि ये केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि अंतिम उपचार है। हाथ गोली के जितना करीब होगा, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। क्यू निंगशुंग को जल्द ही महसूस हुआ कि उसके हृदय में एक गर्म धारा बह रही है।
फिर जिस स्थान पर गोली लगी थी वहां से गर्म धारा गुजर रही थी। फिर उसने महसूस किया कि गर्म धारा अव्यवस्थित रूप से बहती नहीं रही, बल्कि गोली के चारों ओर बनी रही, जैसे कि वो चक्कर लगा रही हो और खरोंच रही हो। हुआन फैंग की आंखें बंद हो गई हैं। वो क्यू निंगशुंग की स्थिति का ध्यानपूर्वक अनुभव कर रहा है। क्यू निंगशुंग की स्थिति तियानलिन से भिन्न है। तियानलिन का मुख्य कारण ऑप्टिक तंत्रिका परिगलन है। उसे केवल उसके नेक्रोटिक स्पिरिट लेवल को सुधारने की जरूरत है। हालांकि इसमें ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन इसे करना बहुत कठिन नहीं है। हालांकि क्यू निंगशुंग स्पष्ट रूप से अलग है। क्यू निंगशुंग के शरीर में एक बाहरी गोली लगी है। अगर वो इस गोली को बाहर निकालना चाहता है तो उसे सर्जरी करानी होगी, क्योंकि गोली दिल के बहुत करीब है। सर्जरी में बड़ा जोखिम है। लेकिन हुआन फैंग की आंतरिक शक्ति उपलब्ध नहीं है। वो इतने साइज की गोली निकाल सकता है। यदि भी वो गोली को झटका देने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता है, उस स्थिति में क्यू निंगशुंग को उसके शरीर के अन्य हिस्सों में गोली लगने से फिर से चोट लगेगी। साथ ही वो अपने शरीर की सतह पर घाव और निशान भी छोड़ देगी। संभवतः एक लड़की के क्यू निंगशुंग के रूप में अनिच्छुक होना चाहिए। इसलिए हुआन फैंग की अंतिम पसंद क्यू निंगशुंग के शरीर में गोलियों को पिघलाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना है, और फिर पिघली हुई गोली की तरल को शरीर से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना है। उपचार प्रक्रिया कल के सुनने के उपचार जितनी नाजुक नहीं है, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। इसलिए ये हुआन फैंग के लिए एक गंभीर परीक्षा भी है। पृथक्करण से पहले हुआन फैंग भी अनिश्चित था। आखिरकार प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ बनने से पहले उसने क्यू को ठंड से राहत दिलाने में मदद करने की कोशिश की थी। हालांकि ये सफल नहीं हुआ। हालांकि उनके शरीर में ऊर्जा जादुई थी, लेकिन वो गोली को पिघला नहीं सकी। इस बार उनके शरीर में ऊर्जा अधिक थी और पवित्रता भी अधिक थी। इसलिए हुआन फैंग का मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। हालांकि हुआन फैंग को राहत मिली। जब उसने धोना शुरू किया तो वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि गोली की सतह का हिस्सा पिघल गया था। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हुआन फैंग की अवलोकन शक्ति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी, इसलिए वो महसूस कर सकता था सूक्ष्म परिवर्तन। इसका असर होना ठीक है। हालांकि शुरुआत में प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है। जब तक प्रभाव रहता है तब तक बाकी समय की समस्या है। क्यू निंगशुंग के घर का हॉल पूरी तरह से शांत है। क्यू निंगशुंग बोलती नहीं है और हुआन फैंग को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि वो आंतरिक शक्ति के अस्तित्व को जानती है। लेकिन टीवी पर यह हमेशा नहीं कहा जाता है कि घावों को ठीक करने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करते समय क्या परेशान होने पर शैतान के पास जाना आसान होता है। इसलिए उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए चुपचाप हुआन फैंग को देखती रही। ये क्यू निंगशुंग का पहली बार है। वो बहुत करीब है। इसके अलावा वो हुआन फैंग को गंभीरता से देखता है। क्यू निंगशुंग को पता चला कि हुआन फैंग उस तरह का सुंदर लड़का नहीं है जो एक नजर में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वो सुंदर भी दिखता है। इसके अलावा उसका स्वभाव लोगों को आकर्षित करना आसान है। क्यू निंगशुंग को लगता है कि जब तक वो एक महिला है, उसे हुआन फैंग का अधिक निरीक्षण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वे हुआन फैंग से आकर्षित होंगे। मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने कितनी महिलाओं को धोखा दिया, क्यू निंगशुंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि हुआन फैंग की पहले से ही एक प्रेमिका है, फिर भी वो उसे अन्य लड़कियों को आकर्षित करने से नहीं रोक सकती। आखिरकार उसका स्वभाव लड़कियों के लिए एक प्रकार का जहर है। लोगों के लिए इसमें डूबना आसान है। इसम क्या वो उनमें से एक नहीं है? मिंग को पता है कि हुआन फैंग की एक प्रेमिका है। उसे उससे नाता तोड़ लेना चाहिए, लेकिन वो हमेशा अनिच्छुक रहता है। क्यू निंगशुंग हुआन फैंग को इतनी शांति से देखता है और यहाँ तक कि समय बीतने को भी भूल जाता है। वो अपने दिल में ये भी सोचती है कि अगर वो हुआन फैंग को देख सके और हर समय उसके साथ रह सके तो ये बहुत अच्छा होगा। हालांकि दुर्भाग्य से हुआन फैंग की पहले से ही एक प्रेमिका है और वो उसका नहीं हो सकता। जब क्यू निंगशुंग हुआन फैंग को घूर रहा था और हुआन फैंग अभी भी क्यू निंगशुंग का इलाज करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था, लिविंग रूम के दरवाजे ने अचानक दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। क्यू निंगशुंग चौंक गया और दरवाजे की ओर देखने लगा, लेकिन उसे मां की आकृति दिखाई दी जिसे चले जाना चाहिए था। जैसे ही क्यू निंगशुंग की मां ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने सोफे पर हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग को देखा। निस्संदेह बात यह नहीं है। मुद्दा यह है कि हुआन फैंग अपनी आंखें बंद कर रहा है और अपनी बेटी की छाती पर अपना हाथ रख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम में कोमल स्पर्श का आनंद ले रहा हो। और उनकी बेटी ने हुआन फैंग की हरकत को बिल्कुल भी नहीं रोका। क्यू निंगशुंग की मां मौके पर दंग रह गई। वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। पिछली बार के बारे में सोचते हुए वो अपनी बेटी के कमरे में हुआन फैंग से मिली थी और उसकी महिला के साथ घनिष्ठ संपर्क था। क्यू निंगशुंग की मां का विचार अलग था। इस समय हुआन फैंग ने भी धीरे धीरे अपने हाथ पीछे ले लिए। ऐसा क्यू निंगशुंग की मां के अचानक प्रकट होने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इस समय उन्होंने क्यू निंगशुंग के शरीर में गोलियों को पिघला दिया था। साथ ही उन्होंने उन्हें शरीर से बाहर निकालने और त्वचा के माध्यम से प्रवेश कराने के लिए भी ऊर्जा का उपयोग किया। ठीक है, मेरे पास घर पर कुछ बचा है, तुम चलो, क्यू निंगशुंग की मां ने अजीब तरीके से समझाया और फिर चीजें लेने के लिए जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। मुझे लगता है कि तुम्हारी मां ने फिर से गलत समझा, हुआन फैंग ने क्यू निंगशुंग से कहा। अनुमान मत लगाओ, यह निश्चित है, क्यू निंगशुंग ने अपने चेहरे पर असहायता से कहा। जब भी उसका हुआन फैंग के साथ निकट संपर्क होता है तो वो अपनी मां से कैसे टकरा सकता है? मुद्दा यह है कि ये संपर्क वैसा नहीं है जैसा उसकी मां ने सोचा था, जो कि और भी गलत है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 909 मेरे कदमों में मेरी मदद करो। जल्द ही क्यू निंगशुंग की मां फिर से प्रकट हुई। इस वक्त उसके हाथ में एक फोल्डर जैसी चीज थी। वो इसे लेने के लिए वापस आई होगी। मुझे कुछ मिला है, मैं पहले जाऊंगा, तुम बातें करते रहो, क्यू निंगशुंग की मां ने हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग से कहा, उनके हाथों में फोल्डर्स हिलाते हुए। मां, यह वो नहीं है जो आप सोचती हैं। हुआन फैंग और मैं व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू निंगशुंग को लगता है कि इसे समझाना जरूरी है। पिछली बार उन्हें गलत समझा गया था।
यदि वो स्पष्ट रूप से नहीं समझाता है तो उसकी माँ हुआंग फैंग के साथ उसके रिश्ते को और भी अधिक गलत समझेगी। माँ जानती है, वो सब जानती है, और वह भी इसी उम्र की है, वो समझ सकती है, क्यू निंगशुंग की माँ ने गंभीरता से कहा। लेकिन फिर वो क्यू निंगशुंग के पास पहुंची और धीमी आवाज में कहा, हालांकि बेहतर होगा कि आप अपने कमरे में वापस न जाएं। आखिरकार हॉल में यह अच्छा नहीं है। माँ, क्यू निंगशुंग फिर से असहाय होकर रोया और उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। आखिरकार वो और हुआंग फैंग पहले जिस तरह दिखते थे उसे गलत समझा जाना आसान था, लेकिन उसकी माँ ने स्पष्ट रूप से गलत समझा। खुद को कैसे समझाए, बेकार लगता है। ठीक है, माँ ऐसा नहीं कहेंगी। क्यू निंगशुंग की माँ ने सोचा कि उनकी बेटी को लगा कि उसने बहुत ज्यादा कहा है। उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, जियो फैंग, यहाँ खूब खेलो, मैं कई दिनों से नहीं आई हूँ। अच्छा, हाँ आंटी। हुआन फैंग को भी नहीं पता था कि कैसे समझाना है, लेकिन वो अधिक खुश था। जब क्यू निंगशुंग की माँ ने पिछली बार उसे गलत समझा तो उसकी माँ ने उन्हें जारी रखने के लिए कहा। इस बार भी यही मतलब है। क्यू निंगशुंग की माँ अपने बारे में बहुत आशावादी है या डरती है कि क्यू निंगशुंग शादी नहीं करेगी। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। क्यू निंगशुंग की माँ ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। उस पर वास्तव में हुआन फैंग की अच्छी छाप थी। एक तो ये कि हुआन फैंग ने लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला और उनकी बेटी को वो पसंद आया। इसके अलावा हुआन फैंग ने एक बार अपनी बेटी को बचाया था और उसका पति भी हुआन फैंग के बारे में बहुत आशावादी था। इसलिए जब इन सभी परिस्थितियों को एक साथ जोड़ा गया तो हुआन फैंग के बारे में उनकी धारणा बहुत अच्छी थी। दरवाजा फिर से बंद देखकर हुआन फैंग अंततः हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उन्हें क्यू निंगशुंग की माँ वाकई दिलचस्प लगी। तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी माँ को ये बात कैसे समझाऊं। ये सब तुम्हारी गलती है। क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग की चमकदार मुस्कान देखी और वह असंतुष्ट था। ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा, मैं नहीं हंसूंगा। हुआंग फैंग ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और खुद को हंसने नहीं दिया। फिर उसने जानबूझकर सीधे चेहरे से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर में गोली अभी भी चली गई है और क्या सांस लेने पर कोई असर हो रहा है? हुआंग फैंग के शब्दों को सुनकर क्यू निंगशुंग को आज हुआंग फैंग के आने का उद्देश्य याद आ गया। उसने तुरंत अपने दिल के हिस्से को महसूस किया जहां कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो गायब हो गया हो। इसके बाद वो कुछ देर तक बिना किसी रुकावट के जोर जोर से सांस लेती रही। सब कुछ सहज था। वास्तव में नहीं। क्यू निंगशुंग ने कुछ समय के लिए गलतफहमी को भूलकर आश्चर्य से कहा। गोली का असर उसके जीवन पर बढ़ रहा था और वह इसे लेकर चिंतित थी, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग ने समस्या का समाधान कर दिया है। अब और नहीं। हुआंग फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, लेकिन बेहतर होगा कि आप अभी स्नान कर लें। नहाना? क्यू निंगशुंग ने कुछ संदेह के साथ हुआंग फैंग को देखा। उसे नहीं पता था कि उसने अचानक क्यों नहाने दिया। उसके बाद उसे न जाने क्या सूझा। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। हाँ, नहाना बेहतर है। हुआंग फैंग को क्यू निंगशुंग की असामान्यता नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा, गोली पिघल गई है और आपकी त्वचा में घुस गई है। उसके शरीर की सतह पर, विशेष रूप से उसकी छाती के सामने, कुछ काला तरल पदार्थ होना चाहिए, जो कि गोली बनने वाला तरल पदार्थ है। हुआंग फैंग के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद क्यू निंगशुंग को पता चला कि उसने गलत समझा है। उसने अपनी छाती को छुआ और उन तरल पदार्थों के अस्तित्व को महसूस किया। अभी उसका ध्यान इसी सोच में था कि वह अपनी माँ को कैसे समझाए, तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब जब उसने हुआंग फैंग की याद सुनी तो उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। क्यू निंगशुंग ने सोचा कि वह अब गंदा हो गया होगा। वो चिल्लाया और बाथरूम की ओर भागा। तभी हुआंग फैंग ने बाथरूम में पानी बहने की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग बाथरूम के बंद दरवाजे को देख रहा है। इसके बाद वो फिर से सोफे पर बैठ जाता है और आंखें बंद करके प्रैक्टिस करने लगता है। उसने अभी अभी क्यू को जमने वाली ठंड का इलाज किया है। उन्होंने काफी ऊर्जा भी खर्च की, इसलिए इस समय वो अभ्यास करके ठीक होना चाहते हैं। लगभग आधे घंटे बाद हुआंग फैंग ने अचानक क्यू निंगशुंग की आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है। आखिरकार यह कोई बड़ी आवाज नहीं थी, लेकिन फिर क्यू निंगशुंग ने उसे फिर से बुलाया और उसे यकीन था कि उसने इसे सही सुना था। क्या बात? हुआंग फैंग ने चिंता से पूछा। उसने सोचा कि क्यू निंगशुंग सहज नहीं था। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप? क्यू निंगशुंग की आवाज फिर से आई, लेकिन यह अभी भी बहुत शांत थी। मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऊंचे हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुना। हुआंग फैंग ने उत्सुकता से कहा। क्यू निंगशुंग की आवाज इतनी छोटी है, उन्हें लगता है कि क्यू निंगशुंग सहज नहीं है। हालांकि पहले बाई जियाओ की चेतावनी के साथ हुआंग फैंग अब अपनी इच्छानुसार बाथरूम में नहीं जा सकता। वो केवल व्यग्रता से ही पूछ सकता है, क्या आप मेरे कपड़ों के मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं इतनी जल्दी में आ गया कि मैंने उन्हें नहीं लिया। क्यू निंगशुंग की आवाज आई। इस बार उसका लहजा जाहिर तौर पर थोड़ा शर्मीला था। अपने कपड़े ले लो। हुआंग फैंग हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि क्यू निंगशुंग इसके बारे में बात कर रहा था। हाँ, कपड़े मेरे कमरे में हैं। क्यू निंगशुंग ने कहा कि क्योंकि गोली के पिघलने के बाद उत्पन्न तरल शरीर की सतह से प्रवेश कर गया, उसकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह से गंदी थी, जिसे निश्चित रूप से बदला जाना था। लेकिन जो अभी अभी आई थी, उसे बहुत जरूरी काम था और वो बदले हुए कपड़े ले जाना भूल गई थी। इसलिए अब वो केवल हुआंग फैंग से मदद मांग सकती है। हालांकि इससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ओह हाँ, हुआंग फैंग ने कहा, वास्तव में ये कहाँ है? यह मेरे बिस्तर के सिरहाने वाली अलमारी में है। क्यू निंगशुंग को अब शर्मीले होने की परवाह नहीं है। वो इसे केवल हुआंग फैंग के साथ ही स्पष्ट कर सकती है, अन्यथा वो हर समय केवल बाथरूम में ही रह सकती है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं इसे अभी ले आता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद हुआंग फैंग क्यू निंगशुंग के उसके कमरे में जाता है। हुआंग फैंग पहले भी एक बार वहां जा चुका है, इसलिए ये केवल एक विशिष्ट है। हुआंग फैंग के क्यू निंगशुंग के कमरे में जाने के बाद उसे आसानी से अलमारी मिल गई। हालांकि जब उसने अलमारी खोली तो जो देखा उससे वो दंग रह गया। NBSP छोटा नया संस्करण, नया, तेज और स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 910 ये कैसे हो सकता है।
अंडरवियर अंडरवियर ये कैबिनेट वो स्थान होना चाहिए जहां क्यू निंगशुंग विशेष रूप से अपने आंतरिक पावर पैंट रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्यू निंगशुंग की आंतरिक शक्ति से भरपूर है। इसके अलावा प्रत्येक शैली की अपनी शैली होती है, कुछ सुंदर होती है, कुछ सरल होती है, और यहाँ तक कि जब हुआंग फैंग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्यू निंगशुंग के आंतरिक पावर पैंट में पारदर्शी और सेक्सी फीता अंडरवियर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यू निंगशुंग ऐसे अंडरवियर पहनेंगे। हुआंग फैंग ने खुद से कहा कि क्यू निंगशुंग आमतौर पर उसे यह आभास देता है कि उसे बहुत अधिक मेकअप करना पसंद है। उनके दिमाग में क्यू निंगशुंग का अंडरवियर साधारण होना चाहिए। हालांकि जैसा कि उसने आज अपनी आंखों से देखा, हुआंग फैंग को पता था कि उसका पिछला निर्णय कुछ हद तक गलत था। मुझे नहीं पता हुआंग फैंग क्या सोचते हैं। आखिर में उसने जो अंडरवियर निकाला वो सेक्सी अंडरवियर है। इसे बाहर निकालने के बाद हुआंग फैंग झिझके, लेकिन उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया। शायद वो क्यू निंगशुंग के साथ मजाक करना चाहता था। इसके अलावा जब से क्यू निंगशुंग ने इसे खरीदा है, उसने इसे सामान्य समय पर पहना होगा। मुझे तुम्हारा अंडरवियर मिल गया है। हुआंग फैंग बाथरूम के दरवाजे के पास गया और कहा, ठीक है, तुम रुको। बाथरूम में क्यू निंगशुंग ने शोवर बंद कर दिया। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा एक छोटे से अंतराल में खोला गया और उसमें से एक लंबी और पतली कमल जैसी भुजा बाहर निकली। भुजा बिल्कुल सफेद थी और उस पर बहुत सारे पानी के फूल थे। हुआंग फैंग इस बांह को देखता है और थोड़ा स्तब्ध रह जाता है। इसमें क्यू निंगशुंग को हुआंग फैंग की असामान्यता भी मिल सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। सौभाग्य से आखिरकार हुआंग फैंग आमतौर पर सुंदर महिलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और टैंग मिक्सू प्रलोभन में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए वो जल्दी से अपने दिमाग को स्थिर करता है, अपने अंडरवियर को क्यू निंगशुंग को सौंप देता है और फिर लिविंग रूम में लौट आता है। क्यू निंगशुंग को अपना अंडरवियर मिलने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसने बाथरूम का दरवाजा फिर से बंद कर दिया और फिर वो दरवाजे के पीछे झुक गई, अपना अंडरवियर पकड़ लिया और हॉन्फने लगी। इससे पहले कि वो इसके बारे में सोचती, जब हुआंग फैंग अपना अंडरवियर लेने गई तो उसने कैबिनेट में सभी प्रकार के अंडरवियर देखे होंगे। इसके अलावा अंडरवियर को हुआंग फैंग के हाथ से छुआ गया था। वो इसे बाद में पहनेगी और वो इसे अपने शरीर के करीब पहनेगी। क्यू निंगशुंग ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जैसे हुआंग फैंग का हाथ उसके शरीर को छू गया। सचमुच ये बहुत शर्मनाक है। क्यू निंगशुंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप सोचा। उसका चेहरा पहले से ही लाल था। क्यू निंगशुंग को होश में वापस आने में कुछ समय लगा। वो कपड़े पहनकर बाहर जाने को तैयार था। जैसे ही उसने अपना हाथ खोला, उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि हुआंग शिखर अपने लिए किस तरह का अंडरवियर चुनेगा। लेकिन जब उसने अपने हाथ में अंडरवियर देखा तो दंग रह गई। वो लाल रंग जो पहले पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उसके चेहरे पर फिर से प्रकट हो गया और इस बार वो पहले से भी अधिक लाल था। कैसे? हुआंग फैंग ने ये स्टाइल क्यों अपनाया? क्यू निंगशुंग ने अपने अंडरवियर को देखा और कराहते हुए खुद से कहा। क्यू निंगशुंग को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग उसे ये स्टाइल देंगे। वो आमतौर पर नियमित अंडरवियर पहनती है और उसके हाथ में जो अंडरवियर है, हालांकि वो उसका है, उसने ही खरीदा था। जब वो एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई तो उसने इसे खरीद लिया। वो दूसरी पार्टी का विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इसे खरीद लिया। हालांकि उसका पहनने का ज्यादा इरादा नहीं था। इसे खरीदने के बाद उसने बस इसे एक बार धोया और कैबिनेट के निचले हिस्से में रख दिया। उसने इसे पहनने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। लेकिन अब हुआंग फैंग उन्हें ले आए हैं। इसका मतलब है कि हुआंग फैंग ने अपने कैबिनेट में सभी अंडरवियर देखे होंगे। आखिरकार ये सबसे नीचे था। क्या हुआंग फैंग को ये शैली पसंद है? क्यू निंगशुंग ने अपने अंडरवियर की ओर देखा और कहा, क्या वो चाहता है कि मैं इसे पहनूं? क्यू निंगशुंग को नहीं पता कि हुआंग फैंग क्या सोचते हैं। हालांकि हुआंग फैंग ने आखिरकार इतने सारे अंडरवियर में से इसे चुना, उसे ये स्वयं पहनने की आशा करनी चाहिए। क्यू निंगशुंग लंबे समय तक झिझके और अंत में अपने दांत काट लिए, लेकिन उन्होंने हुआंग फैंग को फिर से अन्य अंडरवियर की तलाश नहीं करने दी और उन्होंने इस अंडरवियर को पहनने का फैसला किया। अंडरवियर का ये सेट सेक्सी और पारदर्शी भी है। क्यू निंगशुंग ने इस स्टाइल को पहले कभी नहीं पहना है, इसलिए इसे पहनने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब और असहज महसूस हुआ। हालांकि उसने इसे दोबारा उतारने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसे पहनना जारी रखा। हुआंग फैंग हॉल में अभ्यास करना जारी रखता है। वो नहीं जानता कि उसने अपना अंडरवियर किस उद्देश्य से चुना, जिससे क्यू निंगशुंग को बहुत परेशानी होती है। हालांकि जब वो अभ्यास करता है तो उसे ये भी पता चलता है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। क्यू निंगशुंग के मन में हमेशा वो अंडरवियर पहनने जैसा विचार आता रहता है। अंत में वो बस अभ्यास नहीं करता है, इसलिए वो वेई को देखता रहता है। मैं अपने जीवन में चकित था, क्यू निंगशुंग के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही शौचालय का दरवाजा फिर से खोला गया और क्यू निंगशुंग बाहर आया। इस वक्त वो अपने कपड़े पहन चुकी थी। हालांकि जब वो हुआंग फैंग की ओर चली तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और न जाने क्या सोच रही थी। वो कैसे? क्या कुछ भी असुविधाजनक नहीं है? हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग से पूछा। हुआंग फैंग का मतलब क्यू निंगशुंग से पूछना है कि क्या उसके शरीर में कोई परेशानी है। उसे डर है कि गोली अभी भी उसके शरीर में है। हालांकि क्यू निंगशुंग का दिमाग इस समय अंडरवियर पर है और हुआंग फैंग के अंडरवियर लेने के अर्थ का अनुमान लगा रहा है। इसलिए हुआंग फैंग के शब्दों को सुनने के बाद उसने सोचा कि उसने जो पूछा था वो ये था कि उसने जो अंडरवियर पहना था वो असुविधाजनक था। आखिर अंडरवियर भी तो उसका पहली बार था। भेड़िए क्यू निंगशुंग ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। हुआंग फैंग का चेहरा हैरान था। उसे उसकी चिंता थी। उसे कैसे डांटा जा सकता था? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? आप क्या कहते हैं? क्यू निंगशुंग सफेद हुआंग फैंग को देखता है। वो अब हुआंग फैंग के विपरीत बैठी है। वो असहज महसूस नहीं करती। उसके अंडरवियर में ज्यादा कपड़ा नहीं है और यह हुआंग फैंग के हाथ से है। इसलिए अब जब वो हुआंग फैंग का सामना करती है तो ऐसा लगता है जैसे हुआंग फैंग का हाथ उस पर है। यह अजीब है कि वो अकेली हो सकती है। हुआंग फैंग भ्रमित है, जाहिर तौर पर बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि क्यू निंगशुंग अभी भी एसएमएस के कारण खुद से नाराज था। इसलिए हुआंग फैंग ने सोचा कि क्यू निंगशुंग ने इस वजह से खुद को डांटा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, चूंकि तुम्हारे शरीर में से गोलियां निकाल ली गई हैं, पहले जाओ।
हुआन फैंग ने क्यू निंगशुंग से कहा कि वो क्यू निंगशुंग के शरीर में गोलियां निकालने के लिए यहाँ आया था। अब जब उसका लक्ष्य पूरा हो गया है तो जाने का समय आ गया है। क्या यही रास्ता है? हालांकि क्यू निंगशुंग ने अवचेतन रूप से कहा, तुरंत जवाब दिया और तुरंत समझाया, मेरा मतलब है मुझे यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, बैठो मत। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 911 जेन शुआई के साथ सहयोग। हालांकि हुआन फैंग का सामना करने के लिए उस अंडरवियर को पहनने से क्यू निंगशुंग को असहजता होती है। वो स्पष्ट रूप से हुआन फैंग के साथ अधिक समय बिताना चाहती है। नहीं, हुआन फैंग खड़े हुए और कहा, मेरे पास अन्य चीजें हैं। ओह, क्यू निंगशुंग निराश हो गई और उसने कहा कि जब उसने हुआन फैंग को वह अंडरवियर देते देखा तो उसने सोचा कि हुआन फैंग के पास कोई अन्य विचार है। अब ऐसा लगता है कि उसने इस बारे में और भी सोचा। हालांकि खड़े होने के बाद हुआन फैंग ने भी अवचेतन रूप से क्यू निंगशुंग को देखा, क्योंकि क्यू निंगशुंग उसके ऊपर बैठा था और क्यू निंगशुंग अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था और कपड़ों के ऊपर के बटन अच्छे नहीं थे, इसलिए उसकी तरफ से दृष्टिकोण से वो क्यू निंगशुंग के सामने कुछ दृश्य देख सकता था, विशेष रूप से सेक्सी अंडरवियर जो उसने अभी अभी लिया था। छिपने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यू निंगशुंग उस अंडरवियर को पहनकर कैसा दिखता है, हुआन फैंग ने अपने दिल में सोचा, और उसने इस तरह सोचा और देखने का समय स्वाभाविक रूप से लंबा था, इसलिए उसे क्यू निंगशुंग द्वारा खोजा गया था। क्यू निंगशुंग का दिल फिर से शर्म से भर गया। उसने बस सोचा कि हुआन फैंग का अंडरवियर एक सहयोग था। अब ऐसा लग रहा है कि उनका पिछला अनुमान गलत नहीं है। क्यू निंगशुंग की अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर हुआन फैंग को पता चल गया कि उसकी अचानक सुंदरता मिल गई है, इसलिए उसने सूखी खांसी दी और कहा, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। क्यू निंगशुंग ने हुआन फैंग को और नहीं रखा। हुआन फैंग ने कहा कि उसका इससे कुछ लेना देना है, वो अब और नहीं रह सकी। इसके अलावा उन्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। हालांकि अंडरवियर की घटना के कारण हुआन फैंग के बारे में क्यू निंगशुंग का मन फिर से बदल गया। इससे पहले क्यू निंगशुंग ने यह जानने के बाद हुआन फैंग को छोड़ने के बारे में सोचा था कि उसकी एक प्रेमिका है। हालांकि उसे ऐसा करना कठिन लगा, इसलिए उसने निर्णय नहीं लिया। क्यू निंगशुंग को फिर से अपने दिल में हुआन फैंग की स्थिति के बारे में महसूस हुआ। यदि अन्य लोग उसे यह अंडरवियर देते तो वो इसे कभी नहीं पहनती, लेकिन क्योंकि यह हुआन फैंग द्वारा लिया गया था वो शर्मीली होती। भले ही उसने इसे पहले नहीं पहना हो, लेकिन उसने फिर भी इसे पहना क्योंकि उसे लगा कि यह हुआन फैंग का है, उसे पहनना चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? क्यू निंगशुंग ने बंद दरवाजे को देखा और खुद से कहा। इस समय वो भ्रमित महसूस कर रही थी। दूसरी ओर हुआन फैंग के पास इतने सारे विचार नहीं थे। उस समय उसने अंडरवियर निकाला और उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। हालांकि वो ये भी देखना चाहता था कि क्यू निंगशुंग अंडरवियर पहने हुए कैसा दिखता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था। यदि टैंग मुक्यू चाहता तो वह स्वयं अनुरोध कर सकता था, या इसकी उसे आवश्यकता भी नहीं थी। टैंग मिक्सू उसे दिखाने के लिए कुछ सेक्सी अंडरवियर खरीदने की पहल करेगा। जब हुआन फैंग ने कुछ कहा तो उसने क्यू निंगशुंग को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने धोखा दिया। इस बार वो मनोरंजन कंपनी के लिए थे। कल रात ली बिंग्यू द्वारा भेजे गए संदेश ने हुआन फैंग को फिर से याद दिला दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ली बिंग्यू के संदेश का क्या मतलब था। हुआन फैंग ने मनोरंजन कंपनी खोलने का फैसला पहले ही कर लिया था। वैसे भी उसे यह विचार पहले से ही था। इसके अलावा अब उसके हाथ में कुछ पैसा है, इसलिए वो अब कंपनी चला सकता है। जब वो एक मनोरंजन कंपनी चलाना चाहता है तो हुआन फैंग जेन शुआई के साथ साथ ली बिंग्यू के बारे में भी सोचता है। ये लड़का आमतौर पर बहुत अच्छा खेलता है। उनके अनुसार उनकी महिला दोस्तों में कई छोटे सितारे हैं। निस्संदेह वे सभी तीसरे स्तर से अगले स्तर तक और यहाँ तक कि 18वें स्तर से भी हैं। ये महिला सितारे जेन शुआई ब्रदर जैसे अमीर युवकों से मिलने की भी इच्छुक है। हुआन फैंग के पास पैसे, स्क्रिप्ट और गानों की कोई कमी नहीं है। उन्हें लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरकार वो पहले कभी इस उद्योग के संपर्क में नहीं रहे हैं। हालांकि वो ली बिंग्यू से मदद मांग सकता है। ली बिंग्यू अब उसकी कंपनी का व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा ली बिंग्यू कितने लोगों को जानते हैं और उनका परिचय करा सकते हैं। हुआन फैंग के दिल में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं पहले जेन शुआई से बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा जेन शुआई को खोजने में हुआन फैंग का मुख्य उद्देश्य उसके माध्यम से महिला सितारों को जानना नहीं है, बल्कि उनके साथ सहयोग करना है। हालांकि इस तरह वो जो पैसा कमाएगा उसे बांट दिया जाएगा। हालांकि पैसा कमाया नहीं जा सकता। इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स के साथ हुआन फैंग को पैसे कमाने की अपनी क्षमता के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यदि आप हमेशा अकेले खाना चुनते हैं तो संभवतः भविष्य में आपको निशाना बनाया जाएगा। इसलिए हुआन फैंग अपने व्यापारिक साम्राज्य में लोगों को आकर्षित करना जारी रखेगा ताकि वो अपनी शक्ति का विस्तार कर सके, जो हुआन फैंग के लिए पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है। हुआन फैंग जेन शुआई को लंबे समय से जानते हैं। संपर्क के माध्यम से हुआन फैंग का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वो भरोसे के लायक आदमी है। उनका परिवार किंग प्रांत में है और उनका कुछ प्रभाव है। इसके अलावा वो पूरा बाका नहीं है और उसकी काबिलियत भी है। इसलिए हुआन फैंग ने एक मनोरंजन कंपनी खोलने की योजना बनाने के बाद वो अपने साथी जेन शुआई के बारे में सोचा। हुआन फैंग ने फोन किया और जेन शुआई को बाहर आने के लिए कहा। जेन शुआई बहुत खुश थी। उसने हुआन फैंग से नहीं पूछा कि क्या हुआ, इसलिए उसने उससे मिलने के लिए बाहर आने का वादा किया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सामान्य समय में उबाऊ था। हालांकि वहां एक बार उद्योग था, अब उसे इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो बस खाता, पीता और खेलता था। मुझे ढूंढो जल्द ही, जेन शुआई हुआन फैंग से मिलने आए। प्रकृति अच्छी है, हुआन फैंग ने कहा। मैं एक मनोरंजन कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, क्या आपकी कोई रुचि है? मनोरंजन कंपनी? जेन शुआई की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि हुआन फैंग ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया है। अप्रत्याशित रूप से वो व्यापार के बारे में बात करने आया। इतना खराब भी नहीं, हुआन फैंग ने कहा। रुचियां तो है, लेकिन मनोरंजन कंपनी शुरू करना आसान नहीं है, जेन शुआई ने कहा।
दरअसल जेन शुआई को मनोरंजन कंपनियों में बहुत दिलचस्पी है। आखिरकार उसे ऐसे लोगों में बहुत दिलचस्पी है जो लंपट और उबाऊ हैं, अन्यथा उसे शुरुआत के लिए कई महिला सितारे नहीं मिलेंगे। हालांकि इससे पहले वो सिर्फ खेल रहा था। अगर उसे मौका मिलता तो वो कुछ छोटे सितारों के साथ खेलने के लिए कुछ पैसे खर्च करता। जहां तक वास्तव में उद्योग में प्रवेश करने की बात है तो उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। एक तो ये कि इंडस्ट्री में पानी बहुत गहरा है, मानव संसाधन नहीं है, इसलिए वो खेल ही नहीं सकता। वहीं उद्योग की शुरुआत में ये काफी महंगा भी होता है। बेशक यदि आप आकस्मिक रूप से खेलना चाहते हैं तो मान लीजिए कि उसके पास अभी भी कुछ छोटे पैसे हैं। हालांकि यदि आप वास्तव में इस उद्योग में प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो आपको धन और संसाधनों की आवश्यकता है। हालांकि जेन शुआई के परिवार में कुछ पैसा है, लेकिन ये कहना आसान नहीं है कि उसके पिता उसे इतना पैसा देंगे या नहीं। अगर दिया भी जाए तो अपने परिवार की आर्थिक ताकत के साथ मनोरंजन के क्षेत्र में सफलता हासिल करना आसान नहीं है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 912 पीली रेट। इसलिए हालांकि जेन शुआई को मनोरंजन उद्योग में बहुत दिलचस्पी है, खासकर उन महिला सितारों में, उन्हें केवल इसमें दिलचस्पी हो सकती है और उनके पास कोई शक्ति नहीं है। अब हुआन फैंग को ये कहते हुए सुनकर वो सोचता है कि यह एक अवसर हो सकता है। हालांकि यह मनोरंजन जगत के बारे में उनकी समझ के कारण ही है कि वो जानते हैं कि मनोरंजन जगत के साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर इसमें नाम कमाना। मुझे पता है यह आसान नहीं है, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन मैं एक सफलता हासिल करना चाहता हूँ। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो हम एक साथ एक कंपनी शुरू करेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं इसे अकेले ही शुरू करूंगा। जाहिर है हुआन फैंग ने अपना मन बना लिया है। चाहे जेन शुआई उसके साथ सहयोग करना चाहे या नहीं, वो कंपनी खोलेगा। हुआन फैंग की बातें सुनकर जेन शुआई झिझक गए, जो आखिरकार बार से अलग था। जब उन्होंने बार खोला तो जब तक आसपास के इलाके से उनके अच्छे संबंध थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी और इस संबंध में उनके संपर्क भी थे। हालांकि मिश्रित मनोरंजन मंडल स्पष्ट रूप से अलग है। हालांकि उन्हें मनोरंजन जगत में रुचि है, लेकिन उनके पास कोई अनुभव और संपर्क नहीं है। हर चीज शुरुआत से शुरू होनी चाहिए और कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। हालांकि जेन शुआई ऐसा अवसर छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे इसमें रुचि है। उसी समय क्योंकि इसका उल्लेख हुआन फैंग ने किया है, वो अधिक रुचि रखते हैं। सच कहूं तो हालांकि वो हुआन फैंग को कुछ समय से जानता है, जेन शुआई हुआन फैंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। वो हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग के बीच अच्छे दोस्त के रिश्ते को छोड़कर अन्य चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। और पिछली बार ये संयोग था कि हुआन फैंग के कार्ड में लगभग 200 मिलियन युआन नकद थे। आपको पता होना चाहिए कि यह कोई छोटी रकम नहीं है। हालांकि यह नंबर उनका परिवार भी निकाल सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। और तो और हुआन फैंग का कार्ड अभी भी नकद है, जो और भी मुश्किल है। इसलिए जेन शुआई हुआन फैंग के बारे में बहुत उत्सुक है और सोचता है कि हुआन फैंग रहस्यमय है। अब ये देखते हुए कि हुआन फैंग मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहता है, वो स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग के साथ घुलना मिलना चाहता है और हुआन फैंग के पास ऐसी योग्यता है। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। अंत में जेन शुआई एक कंपनी शुरू करने के लिए हुआन फैंग के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गई। हालांकि उनके परिवार में व्यवसाय है, लेकिन उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में बहुत दिलचस्पी नहीं है और पूरे दिन बेकार रहना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने हुआन फैंग के साथ काम करने का फैसला किया। उसी समय उनके दिल में उन्होंने महसूस किया कि हुआन फैंग एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे और भविष्य सामान्य नहीं है। ठीक है, स्वागत है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हालांकि यही उनका उद्देश्य भी है, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सत्ता हासिल करना। इसलिए उसे अधिक लोगों को जानना चाहिए और साथ ही अधिक उद्यम भी होने चाहिए। इस तरह कई उद्योगों में उनकी आवाज होगी। इस तरह से बिजली अपने आप आ जाएगी। इसलिए भविष्य में कई उद्यम होंगे। उसके लिए सभी उद्यमों के विशिष्ट संचालन के लिए जिम्मेदार होना असंभव है। यही कारण है कि जब वो प्रत्येक उद्यम से परिचित होगा तो उसे दूसरों को सौंप देगा। उसके बाद वे विशिष्ट सहयोग मामलों पर बात करने लगे। हालांकि जेन शुआई का परिवार अमीर था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। उसने बार का उपयोग करके कुछ पैसे कमाए, लेकिन ये हुआन फैंग से कहीं अधिक खराब था। इसलिए उनके द्वारा लगाए गए पैसे के अनुसार हुआन फैंग के पास कंपनी के 80% शेयर हैं, जबकि जेन शुआई के पास 20% शेयर है। वहीं जेन शुआई कंपनी के सामान्य और विशिष्ट संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। पियो, ये वास्तव में मेरे लिए एक चुनौती है। मैंने पहले कभी कंपनी का प्रबंधन नहीं किया है, जेन शुआई ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हालांकि उसने जो कहा वो एक चुनौती है, जाहिर है वो चुनौती से डरता नहीं है, या यहाँ तक कि उसकी गहरी रुचि भी नहीं है। आखिरकार यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें उनकी रुचि है और उन्हें इससे कोई गुरेज नहीं है। मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है, अन्यथा मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जेन शुआई ने कहा। दरअसल जेन शुआई को यह भी पता है कि हुआन फैंग इस मनोरंजन कंपनी में अपना ख्याल रख रहे हैं। आखिरकार हुआन फैंग के पास पैसे की कमी नहीं है। यदि वो अपने संपर्कों का उपयोग करना चाहता है तो वो यह नहीं कह सकता, क्योंकि हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग बहुत परिचित है। क्यू परिवार अब किंग प्रांत में अपने जेंग परिवार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसलिए हुआन फैंग लोगों का उपयोग करना चाहता है। यदि आपके पास नब्ज है तो आपको जेन शुआई के बजाय क्यू निंगशुंग जाना चाहिए। इस तरह जबकि आज भी समय है, मैं पहले कंपनी की औपचारिकताएं निभाऊंगा, जेन शुआई ने खड़े होकर कहा। इतना जरूरी? हुआन फैंग ने आश्चर्य से कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेन शुआई इतनी चिंतित होगी। बेशक मैं अपनी खुद की मनोरंजन कंपनी बनाने के विचार के लिए एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता, जेन शुआई ने कहा। ठीक है, मैं बाद में आपके कार्ड पर पैसे डाल दूंगा, हुआन फैंग ने कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे छीन लूंगा? जेन शुआई ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जानते हैं यह कोई छोटी रकम नहीं है, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं?
बिल्कुल, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। इससे पता चलता है कि मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ। इसके अलावा ईमानदारी से कहूँ तो ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम गाय। जेन शुआई ने हुआंग फैंग को शाबाशी दी और कहा कि वो हुआंग फैंग के वित्तीय संसाधनों के बारे में अधिक उत्सुक है। हालांकि कुछ चीजें पूछना आसान नहीं है। हालांकि वो उत्सुक था, फिर भी उसने पूछा नहीं। जेन शुआई को जल्दी से निकलते देख हुआंग फैंग संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। कम से कम जेन शुआई अपने रवैये से बहुत संतुष्ट थे, जिससे ये भी पता चला कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नहीं देखा था। और अनुवर्ती ऑपरेशन, जब तक कि जेन शुआई ने कोई बड़ी गलती नहीं की, संभवतः का विकास नई कंपनी बहुत बुरी नहीं होगी। जेन शुआई के चले जाने के बाद हुआंग फैंग भी चला गया। मूल रूप से वो औपचारिकताओं को अकेले ही पूरा करने वाला था, लेकिन अब जेन शुआई के साथ उसके पास स्वाभाविक रूप से अपने काम करने के लिए अधिक खाली समय है। पूरे आकाश में पीली रेत है। मार्कस और अन्य लोगों के रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये सबसे प्रत्यक्ष अनुभूति है। ड्राइविंग की अवधि के बाद मार्कस और अन्य लोग रेगिस्तान में प्रवेश कर गए हैं। रास्ते में उन्हें कई लाशें मिली और 10 से अधिक जीवित मनुष्यों को बचाया। रास्ते में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कई शहर नष्ट हो गए हैं और हर जगह लाशें हैं। यहाँ तक कि उन्हें लेवल 3 और लेवल 4 के ज़ोंबी भी मिले और उन ज़ोंबी को भी नष्ट कर दिया गया। इससे उनके काफिले को बहुत परेशानी हुई। 2 इंसानों पर ज़ोंबी ने हमला किया, लेकिन उन्हें हार माननी पड़ी। इन 2 मनुष्यों के अलावा उन्होंने एक कार और कुछ भोजन भी खो दिया। यदि वे भाग्यशाली नहीं होते तो ये कहना कठिन होता कि आखिरकार वे ज़ोंबी के पंजे से बच सकते थे या नहीं। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 913 महान गिद्ध। हालांकि उनके लिए खतरनाक समय बीत चुका है, वे बच गए हैं और वे रेगिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि यहाँ स्थितियां बहुत खराब हैं, हर जगह पीली रेत है, कम से कम दृष्टि के क्षेत्र में कोई ज़ोंबी नहीं है, जिससे उन्हें अंततः राहत महसूस होती है। यह आसान नहीं है। आखिरकार यह रेगिस्तान में है। आखिरकार आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। मार्कस का चेहरा थकान से भरा है। वो टीम के लीडर हैं, इसलिए उन पर दबाव सबसे ज्यादा है। वो इन लोगों को रेगिस्तान में लाना चाहता है और नखलिस्तान ढूंढना चाहता है। हाँ, आखिरकार मुझे अच्छी नींद आ गई। अन्य सहमत हुए। इस अवधि के दौरान उन्होंने युद्ध और जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है, इसलिए हर कोई बहुत थका हुआ है और आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद यहाँ का दृश्य बहुत व्यापक है और कोई ज़ोंबी नहीं है, इसलिए वे अंततः आराम कर सकते हैं। हालांकि जब लोगों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और आराम करना चाहा, तो उन्होंने अपने सिर पर एक स्पर्श सुना, जैसे कि पूरी कार हिल गई हो। क्या हो रहा है? लानत है, मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? मार्कस, जिसने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी, उसने तुरंत बैल से भी अधिक चौड़ी अपनी आंखें खोली। उसने वॉकी टॉकी उठाई और पूछा। उसने जो पूछा वो स्पष्टतः उसके पीछे चल रही कारों के बारे में था। उसके सिर पर जो कुछ हुआ वो उसके पीछे कार में बैठे लोगों को दिख रहा होगा। कप्तान, यह एक गिद्ध है। हे भगवान, ये गिद्ध बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि यह हमें निगल सकता है। हे भगवान, मैंने पहले कभी इतना बड़ा गिद्ध नहीं देखा। पीछे टीम के एक सदस्य ने आश्चर्य और भय के स्वर में उत्तर दिया। जाहिर है, उसने जो कुछ देखा उससे वो स्तब्ध रह गया। गिद्ध, मार्कस ने खुद से कहा, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जल्द ही गिद्ध ने मार्कस की कार पर फिर से हमला किया। जाहिर है, अभी उसका व्यवहार जानबूझकर नहीं था, बल्कि मार्कस के काफिले पर केंद्रित था। हे भगवान, ये गिद्ध इतना शक्तिशाली है कि इसकी छत में एक छेद है। कार में चीख पुकार मच गई। मार्कस ने ऊपर देखा और देखा कि उसके सिर में एक अनियमित छेद था। छेद का क्षेत्र बड़ा नहीं था, लेकिन कम से कम इससे पता चला कि गिद्ध अपनी कारों को तोड़ने में सक्षम थे। जहाज का सबसे पिछला भाग। जैसे ही मार्कस ने कार की छत के छेद को देखा, गिद्ध का हमला फिर से हुआ। नुकीले पंजों ने कार की छत की लोहे की चादर को चाकू से टोफू काटने की तरह खरोंच दिया और गिद्ध के हमले से कार की छत का छेद और भी बड़ा हो गया। चलो, हर कोई गोली चलाने के लिए तैयार है। अगर दुष्ट कोंडोर वापस आता है तो मुझे गोली मार दो, मार्कस ने अपनी कार में बैठे लोगों से कहा। और फिर उसने वॉकी टॉकी के माध्यम से दूसरी कार में बैठे लोगों से कहा, आपकी कार में मौजूद अन्य लोग मौके की तलाश करें, गिद्ध को गोली मार दें। तुरंत कार में सवार सभी लोगों ने अपने पास रखे हथियार उठा लिए और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी कुछ सुकून का माहौल था, जो फिर गायब हो गया। सावधान रहें, कप्तान, जानवर फिर आ रहा है। वॉकी टॉकी पर कार के अन्य सदस्यों के अनुस्मारक थे। तभी बाहर खूब गोलियां चलने लगी। जाहिर है, उन लोगों ने गिद्धों को गोली मारना शुरू कर दिया था और मार्कस और अन्य लोगों ने भी अपने सिर के शीर्ष पर छेद के माध्यम से एक अंधेरी छाया को तेजी से बाहर आते देखा। मार्कस ने कहा, गोली मारो। फिर कार में बैठे सभी लोगों ने बाहर काली छाया की ओर अपनी बंदूकें तान दी और पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। तभी चील की तीव्र चीख सुनाई दी। इतनी गोलियों के हमले में गिद्ध को तो गोली लग ही गई। हालांकि गिद्ध की रक्षा आश्चर्यजनक रूप से मजबूत लग रही थी। इतने सारे शॉट्स के बाद भी यह आसमान में उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। सभी लोग उतर जाओ, मार्कस ने आदेश दिया। उसके बाद वो कार खोलने वाला, नीचे कूदने वाला और फिर गंजे ईगल पर गोली चलाने वाला पहला व्यक्ति था जो ज्यादा दूर नहीं था। और इस समय सभी गाड़ियां रुक गईं और उनमें बचे सभी मनुष्य कार से उतर गए और मार्कस की तरह आकाश की ओर गोली चलाने लगे। आखिरकार वीर की उन्मत्त गोलीबारी के तहत गिद्ध ने अंततः अपना आकार खो दिया और गिर गया। मार्कस ने झट से उस पर नजर डाली। जब वे गिद्ध को देखने आए तो उन सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। इस गिद्ध के पूरे शरीर पर पंख नहीं है, यहाँ तक कि कई जगहों पर त्वचा भी नहीं है। लोग अंदर के कंकाल को आसानी से देख सकते हैं। 2 आंखों में एक ही बचा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय गिर सकता है। हालांकि इसका मुंह और पंजे अधिक नुकीले होते हैं, जिससे लोग सहम जाते हैं। इस गिद्ध के शरीर का आकार भी लोगों द्वारा आमतौर पर देखे जाने वाले आकार से कहीं अधिक बड़ा है। ये 5 या 6 मीटर लंबा है। ये बिल्कुल विशालकाय है। मार्कस अपनी भौहें बंद करके विशाल गिद्ध के पास बैठ गया। उसे देखने के बाद उसने भारी आवाज में कहा,
ऐसा लगता है कि यह रेगिस्तान उतना सुरक्षित नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। कप्तान, क्या आपका मतलब ये गिद्ध भी एक ज़ोंबी है? एक खिलाड़ी ने कहा। मार्कस ने सिर हिलाया। ये सच है। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में कोई ज़ोंबी है, और गिद्ध को देखो, ये कम से कम लेवल 4 का ज़ोंबी है। जब उन्होंने ये सुना तो उनका हृदय भारी हो गया। पहले वे सभी सोचते थे कि यदि वे रेगिस्तान में भाग जाएंगे तो वे अधिक सुरक्षित होंगे, यहाँ कोई और लाश नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके पिछले विचार स्पष्ट रूप से गलत है। यहाँ न केवल लाशें हैं, बल्कि यहाँ की लाशें बहुत मजबूत हैं। शहर की तुलना में उनसे निपटना और भी मुश्किल है। मार्कस पहले केवल अनुमान लगा रहा था, इसलिए उसने टीम को रुकने और ज़ोंबी को गोली मारने के लिए कहा। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसका अनुमान सही है या नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि उनका अनुमान सही है। ये वास्तव में एक ज़ोंबी है, और यह स्तर 4 का ज़ोंबी है। इसका आक्रमण और बचाव मजबूत है, और यह बहुत तेज है। हालांकि आपने अनुमान लगाया, मार्कस बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिससे पता चलता है कि यहाँ की आखिरी जगह को एक सुरक्षित जगह माना जा सकता है, और यह अब सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा गिद्ध जैसे उड़ने वाले जीवों की विशिष्टता के कारण यहाँ लाशों से निपटना अधिक कठिन होगा। मार्कस को खड़े होने और यह कहने में काफी समय लगा। सभी लोग कार में बैठे, चलो आगे बढ़ें। हर कोई थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर वे सभी फिर से बस में चढ़ गए। हालांकि यहाँ ज़ॉम्बीज़ भी पाए गए थे, लेकिन ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हालांकि आखिरकार रेगिस्तान में एक नखलिस्तान है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिलना भी अच्छी बात है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 914 ओएसिस पर आगमन। जल्द ही सभी लोग बस में चढ़ गए और आगे बढ़ते रहे। हालांकि इस वक्त टीम में कोई सुकून भरा माहौल नहीं था, सबके चेहरे भारी थे। आखिरकार यह उससे भिन्न था जिसकी उन्होंने पहले कल्पना की थी। किसी भी वक्त खतरे का सामना करना जरूरी भी था, लोग इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। अरे दोस्तों, आराम से करो, कम से कम यहाँ आसमान में केवल लाशें हैं, शहर की तुलना में बहुत बेहतर। कोई नहीं जानता कि लाश कहाँ से निकलेगी। माहौल भारी था ये देखकर मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो इसके बारे में चिंतित थे और पहले ऐसा महसूस नहीं करते थे कि आखिरकार वो टीम के प्रमुख थे, उन्हें अग्रणी भूमिका निभानी थी। मार्कस की बातों से सभी लोगों का मूड शांत हो गया, क्योंकि मार्कस सही थे। कम से कम यहाँ उन्हें किसी भी समय होने वाले गुप्त हमले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आसमान से हमले होंगे, यहाँ एक व्यापक दृष्टि है। जब तक लोग इस पर ध्यान देते हैं, उन पर छिपकर हमला करना आसान नहीं है। ये देखकर राहत मिली कि सभी लोग निश्चिंत हैं। मार्कस ने अभी कहा कि वो लोगों को आशा भी देना चाहते हैं। ऐसी युगांत विद्या में सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास और आशा का होना। उन्होंने ऐसे लोगों को पहले नहीं देखा जो निराशा से भरे हुए थे और अंततः आत्महत्या करना चुना। इसलिए उसे इन लोगों को सांत्वना देनी होगी और उन्हें जीवित रहने के लिए विश्वास रखने देना होगा। कम से कम अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। हालांकि मार्कस ने इसे पूरी तरह से हल्के में नहीं लिया। बाद में रास्ते में उन्होंने हवाई हमलों को देखने और ध्यान देने के लिए लोगों की व्यवस्था की। और मार्कस की चिंता अनुचित नहीं है। उनकी अगली यात्रा में उन पर आसमान से कई बार हमले हुए। हालांकि क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था और उनके पास बचाव के लिए छत भी थी, इसलिए उन्होंने कर्मियों की कोई हानि नहीं की। इन लड़ाइयों की जीत ने लोगों में फिर से आशा की लौ भी जगा दी। रेगिस्तान में 1 या 2 दिन तक गाड़ी चलाने के बाद लोगों ने अंततः एक नखलिस्तान देखा। जब उन्होंने नखलिस्तान को देखा तो वे खुश होने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। जब मार्कस का काफिला नखलिस्तान के पास आ रहा होता है तो वहां से देखा जा सकता है कि एक कार है। कार में हथियारबंद लोग हैं। जाहिर है उनका निशाना मार्कस का काफिला है। मार्कस की टीम एक दूसरे की कार से मिलने के बाद दोनों पक्ष कार से उतर गए और कार में सवार सभी लोग उतर गए। वे अधिक लोगों से मिलने के लिए उत्सुक थे, जिससे उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस होगा। हेलो, मैं मार्कस हूँ, टीम लीडर। मार्कस ने स्वेच्छा से काम किया। हेलो, मेरा नाम बुनुल है, नेता ने कहा। क्या आप ओएसिस जा रहे हैं? इतना खराब भी नहीं, मार्कस ने कहा। आपका स्वागत है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, बुनुल ने उत्साह से कहा। अतीत में यहाँ तक कि जो लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे, वे भी अब मिलने पर बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि ऐसे समाज में इंसानों को देखना आसान नहीं है। इसके बाद रास्ते में बुनुल ने मार्कस को मृद्यान की स्थिति से परिचित कराया। इस मृद्यान का क्षेत्र ठीक है, यहाँ तो हजारों लोग हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी हैं जो ज़ोंबी वायरस के खिलाफ दवाएं विकसित कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों के अलावा एक सेना भी है। ये सेना पहले इन वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि संख्या बड़ी नहीं है। नहीं, हाँ, ये सभी कुलीन वर्ग के हैं। उनकी युद्ध प्रभावशीलता ठीक है। और यहाँ इतने सारे लोगों के होने का कारण ये वैज्ञानिक और सेना भी है जिन्होंने शुरुआत में बेस खोला था। बुनुल की शुरुआत के साथ मार्कस को नखलिस्तान की बेहतर समझ है और वो थोड़ा उत्साहित भी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने लोग होंगे। अतीत में हजारों लोग कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन दुनिया के वर्तमान छोर में वे निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है। इनमें से अधिकांश लोग रेडियो सुनने के बाद स्वयं की तरह नागरिक हैं। हालांकि वे ऐसे अराजक समय में भी जीवित रह सकते हैं और सुरक्षित रूप से यहाँ पहुंच सकते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास युद्ध का अनुभव है और कुछ लोग दुनिया के अंत के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। टीम के आगे बढ़ने के साथ लोग जल्द ही नखलिस्तान में पहुंच गए और उन्होंने दूर से कई लोगों को हिलते हुए देखा। साथ ही उन्होंने कई तंबू भी देखे जो भविष्य में उनके आराम करने और सोने की जगह है। सभी लोगों के चेहरे पर आखिरकार उत्साह का भाव आ गया। इतनी अशांत दुनिया में इतने सारे लोगों को देखना वाकई रोमांचक है। और टीम के प्रवेश के साथ इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो पहले आ चुके हैं, और उनकी अभिव्यक्ति भी बहुत खुश है। आखिर नए आने का मतलब है कि उनकी ताकत बढ़ गई है। मार्कस और अन्य लोगों को अंदर लाने के बाद बुनुल ने उन्हें कुछ तंबू, भोजन और पानी दिया और फिर चला गया। उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। जब मार्कस और अन्य लोग अपनी कारों से सामान उतारते हैं तो वे अपने परिवेश से परिचित होने लगते हैं। यहाँ मार्कस ने बहुत सारी रक्षा सुविधाओं के साथ साथ कई बंदूकें, विमान भेदी बंदूकें और अन्य हथियार भी देखे।
कभी कभी सैनिकों का एक समूह वहां से गुजरता था। संभवतः वे बुनुल की सेना के लोग थे, और जो लोग यहाँ से भाग गए हैं वे 2 या 3 के समूह में बातचीत करके समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ वे बहुत सारे काम नहीं कर सकते, काम पर नहीं जा सकते, खेती नहीं कर सकते। केवल एक चीज जो वे कर सकते हैं वह है ज़ोंबी से लड़ना, और लड़ाई के बीच के अंतराल में उनका आराम का समय होता है। हालांकि मैं एक मृद्यान में हूँ, कभी कभी कुछ रेत अंदर आ जाती है और मेरे चेहरे पर चोट पहुंचाती है। बुनुल के मुताबिक उन वैज्ञानिकों के पहले यहाँ आने का कारण उन पौधों का अध्ययन करना था जो रेगिस्तान में जीवित रह सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं। उन्हें यह मृद्यान मिला और फिर उन्होंने इसे शोध के लिए किया, एक शोध आधार है, और यही कारण है कि जब ज़ोंबी वायरस बाहरी दुनिया में फैलता है तो वैज्ञानिक इससे बच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उन वैज्ञानिकों ने उस तरह का पौधा विकसित किया है या नहीं। अब वे सभी ज़ोंबी वायरस के सीरम का अध्ययन करने के लिए बारी कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले पौधों का अध्ययन जारी रखने का कोई मौका नहीं है। मार्कस ने मृद्यान के बाहर रेगिस्तान को घूरते हुए सुस्ती से सोचा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन 915वां बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सुपरसीड। जब बुनुल फिर से मार्कस के सामने आया तो मार्कस को उत्सुकता हुई और उसने सवाल पूछा, सुपरसीड्स के बारे में आप क्या कहते हैं? सौभाग्य से वो सुपर बीज ज़ोंबी वायरस के फैलने से ठीक पहले सामने आया था, जो एक बड़ी खोज थी जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि ज़ोंबी वायरस के अचानक फैलने के कारण अब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन सुपरसीड की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है, बोनस ने कहा। उसके बाद बुनुल ने चारों ओर इशारा किया और मार्कस से कहा, पहले नखलिस्तान इतना बड़ा नहीं था। क्या आप परिधि पर पेड़ देखते हैं? वे पेड़ सुपर बीज बोने के तुरंत बाद बड़े हो गए हैं, लेकिन केवल 2 महीनों में वे बड़े हो गए हैं, इतना बड़ा। इसके अलावा उन पर फल भी हैं जो भूख और प्यास बुझा सकते हैं। इसलिए मैंने बस इतना कहा कि यह एक महान खोज है। अफसोस की बात है कि बुनुल की बातें छिप नहीं सकती। आखिर वो पहले भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। हालांकि वो कोई वैज्ञानिक नहीं है, न ही वैज्ञानिकों की रक्षा करने वाला सैनिक है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इन वैज्ञानिकों और सैनिकों के सभी मामलों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। शुरुआत में उन्हें इस परियोजना में भाग लेने में सक्षम होने पर गर्व था। जब सुपरसीड बाहर आया तो उसे भी बहुत गर्व हुआ, यह उत्साहजनक है। लेकिन बाहरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस के अचानक प्रकोप ने सब कुछ बदल दिया है। रेगिस्तानों में सुपर बीज बोने का कोई रास्ता नहीं है। बिना किसी आराम के उन वैज्ञानिकों ने ज़ोंबी वायरस के खिलाफ औषधि विकसित करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उनके द्वारा विकसित बीज बेकार नहीं है, कम से कम इस रेगिस्तान, इस मृद्यान में तो ये अपना ही अंदाज दिखाता है। मार्कस ने नखलिस्तान की परिधि को भी देखा। जब वो पहले आया तो उसकी नजर इन हरे पेड़ों पर पड़ी। कोई रास्ता नहीं था। विशाल रेगिस्तान में हरे रंग का ऐसा स्पर्श बहुत आकर्षक था। इसके अलावा वो इन पौधों को नहीं जानता था, इसलिए उसने अधिक ध्यान दिया। ये सिर्फ इतना है कि मार्कस को उम्मीद नहीं थी कि ये पौधे वास्तव में सुपर बीजों के साथ बड़े हुए हैं। दुनिया के खत्म होने से पहले सुपर सीड्स के बारे में अफवाहें थी। उस वक्त कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था। हालांकि आज दुनिया के अंत में ये स्पष्ट है कि केवल लाशें ही अधिक ध्यान देने योग्य है। यदि आप सुपर बीजों में रुचि रखते हैं तो हम बाद में इन बीजों को बोने के लिए नखलिस्तान के बाहरी इलाके में जाएंगे। आप भी साथ जा सकते हैं, बानुल ने मार्कस से कहा। ज़ोंबी वायरस फैलने से पहले इस सुपर बीज को लोगों को दिखाना आसान नहीं होगा। बुनुल द्वारा अपनी इच्छानुसार लोगों को मंच पर आमंत्रित करने की अधिक संभावना नहीं है, लेकिन अब जाहिर तौर पर सुपर सीड की कीमत में काफी गिरावट आई है, इसलिए इसे गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्कस को कहना चाहिए कि यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं है। परिधीय रक्षा के प्रभारी सैनिक है और उसके पास यहाँ बहुत अधिक चीजें नहीं होंगी। सुपर बीजों को देखना भी एक अच्छा विचार है। बाद में जब वे गोदाम की ओर चले तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की। मार्कस एंटी ज़ोंबी वायरस एजेंटों के शोध को लेकर भी चिंतित थे। आखिरकार सुपर सीड्स की तुलना में एंटी ज़ोंबी वायरस एजेंट स्पष्ट रूप से उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि कुछ सुराग मिले हैं, मैं ठीक से नहीं जानता। ज़ोंबी वायरस के फैलने के बाद से वे वैज्ञानिक दिन रात अध्ययन कर रहे हैं। ये वास्तव में आसान नहीं है, बोनस ने कहा। मार्कस ने सिर हिलाया। इस समय इंसान की उम्मीद इन्हीं वैज्ञानिकों पर टिकी है। निस्संदेह न केवल यहाँ के वैज्ञानिक नखलिस्तान में हैं, बल्कि अन्य स्थानों पर भी हैं। यदि ज़ोंबी को मारने के लिए आम लोगों पर भरोसा किया जाता है तो मार्कस को लगा कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता है। केवल दवाओं और सीरम से ही हम वास्तव में उन लाशों को मार सकते हैं। 2 आदमी गोदाम में आए, जिसका प्रबंधन भी बुनुल द्वारा किया जाता है। इस समय गोदाम में काफी गंदगी है। यहाँ सभी प्रकार की चीजें हैं, जिनमें हथियार, भोजन, विभिन्न उपकरण आदि शामिल हैं। जैसे कि सुपर बीजों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें बस बेतरतीब ढंग से दीवार के कोने में फेंक दिया जाता है और कपड़े की थैली में पैक किया जाता है। चल दर, बुनुल ने थैला लेते हुए कहा, जबकि मार्कस कुदाल लेकर उसके पीछे पीछे चला। दोनों व्यक्ति मृद्यान के बाहर आए और परिधि के पास एक गड्ढा खोदने लगे। चूंकि यह रेगिस्तान में था इसलिए गड्ढा खोदना आसान था। मार्कस द्वारा गड्ढा खोदने के बाद बुनुल ने एक बीज निकाला और उसमें डाल दिया, फिर उसे रेत से ढक दिया। इतना ही? मार्कस ने उत्सुकता से पूछा। कुआ, बोनस ने सिर हिलाया। यह वो जगह है जहाँ सुपर बीज शक्तिशाली होते हैं। रोपण के बाद वे बिना किसी देखभाल या पानी के भी अपने आप बढ़ सकते हैं। इसके अलावा वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह एक जादुई बीज है। मार्कस ने बुनुल के हाथ से एक बीज लिया, उसे अपनी आंखों के सामने रखा, देखा और खुद से कहा, बीज बड़ा नहीं है, केवल मूंग के आकार का है। इसके अलावा पूरा शरीर धात्विक चमक से भरा है। ये सामान्य बीजों से अलग दिखता है। इसे पकड़ने पर भारीपन महसूस होता है। जाहिर है बीज उतना हल्का नहीं है जितना दिखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बुनुल ने कहा। कुआ, मार्कस ने उत्तर दिया। उनके लिए सुपर बीज बोना जारी रखना बहुत कठिन नहीं है, यहाँ तक कि मार्कस के विचार से भी आसान है। हालांकि दुर्घटना हो गई। जब बुनुल ने फिर से बीज गिराया और उठने ही वाला था तो मार्कस ने अचानक देखा कि उसके पैरों की रेत लहर की तरह ऊपर उठ रही थी। मार्कस को तुरंत एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था।
ध्यान से, मार्कस ने चिल्लाकर कहा। मार्कस की चेतावनी सुनने के बाद बुनुल ने अवचेतन रूप से इससे बचने की कोशिश की, हालांकि गति धीमी थी। इससे पहले उफनती रेत अचानक आसपास के क्षेत्र में फैल गई। उसके बाद एक कनखजूरा जैसा विशाल जीव अचानक रेत के नीचे से निकला। इसके कई पंजे अचानक बुनुल को पकड़ लिया।